ठीक है, इसी की बात कर रहे थे और आगे बढ़ाते हैं बैठो तो हाँ जी, तो देखिए 1857 रिवॉल्ट इसकी बात कर रहे हैं हम लोग और कल काफी चर्चाएं कर ली थी। बेसिक रीजन तो हम लोगों ने बात कर ही ली थी 1857 रिवॉल्ट के पीछे क्या क्या कारण थे और भी कुछ बहुत सारी बातें हैं, क्योंकि ये टॉपिक आपका प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रीलिम्स में भी क्वेश्चंस आते हैं, मेंस में भी क्वेश्चंस आते हैं और इसी से रिलेटेड इंटरव्यू में भी कई बार क्वेश्चन पूछे गए 1857 रिवॉल्ट को लेके क्यों इतिहासकार कंफ्यूज हैं कि ये पहला वॉर है इंडिपेंडेंस का, क्या ये स्वतंत्रता का वॉर है भी या नहीं है, क्या ये सिर्फ एक विद्रोह था, क्या सिर्फ क्रांति है। ऐसे तमाम पॉइंट्स को लेके इतिहासकार क्यों कंफ्यूज रहते हैं, तो इन सब की चर्चाएं थोड़ा सा डिटेल में करती हैं 1857 रिवॉल्ट की। ठीक है, और आज ही इसको खत्म भी करेंगे। 1857 रिवॉल्ट इसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस या पहली आजादी की लड़ाई वीडी सावरकर के द्वारा बोला गया। ठीक है, वीडी सावरकर ने इसको पहली इंडिपेंडेंस की लड़ाई बोला था। क्यों बोला था, क्या कारण था, क्योंकि सबसे पॉपुलर जो प्रोवर्ब इसके बारे में आया वो यही आया है, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस आया। ठीक है, वैसे कई लोगों ने म्यूटिनी भी बोला है, सिपाही विद्रोह भी बोला है और भी बहुत सारी चीजें बोली है। तो हम लोग को जानना ये जरूरी है 1857 रिवॉल्ट से रिलेटेड कि इसके पीछे के कारण क्या है, कॉजेस। ठीक है, कॉजेस दो तरीके के होते हैं, ध्यान रखने का हमेशा। एक तो ये होता है कि रियल कॉजेस के पीछे की बात होती है, मतलब वास्तविक कारण उसके पीछे क्या है। कोई भी चीज अगर हुई है, कोई भी घटना है, तो उसके पीछे कुछ वास्तविक कारण रहे होंगे, तो उन वास्तविक कारण के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। उसके बाद में फिर एकदम से वो आ जाते हैं हमारे पास में जो इमीडिएट कॉजेस होते हैं। ठीक है, मतलब इमीडिएट का मतलब क्या होता है, रैंडम उसी समय कोई घटना हुई, उसकी वजह से ये विद्रोह छिड़ गया। ठीक है, वास्तविक कारण ये होते हैं कि कई समय से वो घटनाएं शायद बन रही थी, जिसके बाद अब रिजल्ट ये हुआ कि वो घटना हो गई, है ना। तो वास्तविक और कह सकते हो इमीडिएट कॉजेज जो है, इस दो तरीके के कॉजेज को हम लोग को पढ़ना है 1857 रिवॉल्ट से रिलेटेड। ठीक है, 1857 का विद्रोह, इसमें दोनों तरीके के नोट्स है, इसमें इंग्लिश भी है, हिंदी भी है। इंग्लिश में सिर्फ पॉइंटर्स के फॉर्म में मैंने लिखा हुआ है और हिंदी को थोड़ा डिटेल में लिखा हुआ है। तो हम लोग पहले कॉजेज, विद्रोह के जो कारण है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी। विद्रोह के देखिए ये 5 बड़े कारण हैं, इन 5 बड़े कारणों को आगे हिंदी में भी एक्सप्लेन करेंगे। पहला पॉलिटिकल कॉजेस है, मतलब राजनीतिक कारण कुछ इसके पीछे रहे जिसकी वजह से 1857 का विद्रोह हुआ। उसके बाद आर्थिक कारण रहे होंगे, फिर कुछ सैन्य कारण रहे होंगे, फिर कुछ सामाजिक कारण रहे होंगे और उसके बाद में फिर एडमिनिस्ट्रेटिव या प्रशासनिक कारण रहे होंगे। तो ये 5 मेन कारण है। जब भी आपसे आंसर लिखने को आ जाए क्वेश्चन में कि कारण क्या थे 1857 के, तो आप लोग ये 5 कारण उसके पीछे जिम्मेदार मानते हैं। ठीक है, और इन 5 कारण के बारे में ही हम आंसर में लिखते हैं। एक चीज और याद रखिएगा, क्योंकि ये यहाँ पे आ गया तो मैं बता दे रहा हूँ, जब भी आप ऐसे राइटिंग करेंगे ना, ऐसे का पेपर होता है यूपीएससी के अंदर, तो जब भी ऐसे राइटिंग करना और ऐसे के अंदर कोई भी टॉपिक पूछता है, उसका कोई भी लिमिटेशन नहीं है, जीएस 1 का होगा, 2 का होगा, 3 का होगा, 4 होगा या आउट ऑफ द बॉक्स होगा, कुछ नहीं पता होता। कोई भी टॉपिक आ जाए, उसके अगर ये 5 आयाम आप लोगों ने लिख दिए, जिसमें से मिलिट्री को शायद हटा भी सकते हो, लेकिन ये जो 4 आयाम हैं अगर आपने किसी भी टॉपिक से रिलेटेड लिख दिए, तो ऐसे में आपकी मार्किंग बहुत अच्छी हो जाएगी, है ना। तो क्योंकि इसके अंदर हर तरीके के जितने पॉसिबल कारण हो सकते हैं वो सब इसके अंदर आ जाते हैं। तो ऐसे को 1000 शब्दों का ऐसे को आप अगर इसमें तोड़ के 250-250 वर्डों में लिखना
शुरू कर दोगे तो इसके आंसर के मार्क्स बहुत अच्छे तरीके से आपको मिल जाते हैं। ठीक है, लोग ऐसे क्या करते हैं, लिखना शुरू कर देते हैं कहानी के फॉर्म में, कॉपी भरने के फॉर्म में, वो सही तरीका नहीं होता है। अगर आप उसको इस तरीके से ब्रेक कर करके लिखना शुरू करोगे इससे को, तो अच्छा तरीका होता है। इसी तरीके से हमने इसको पूरा रिवोल्ट को डिफाइन किया है, जिसमें पहला कारण हम लोग देख लेते हैं पॉलिटिकल कारण या राजनीतिक कारण, इसके पीछे कौन कौन से जिम्मेदार थे। ठीक है, तो राजनीतिक कारण कई सारे हैं, उन कई सारे कारण में एक सबसे बड़ा कारण था हमारे पास में जो है एनेक्सेशन की पॉलिसी और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की पॉलिसी। एनेक्सेशन की पॉलिसी का मतलब हो गया कि अधिग्रहण करना भारतीय जमीन के ऊपर, या भारतीय साम्राज्यवाद को जो बढ़ावा कल ये लोग दे रहे थे, कल हम लोग बात कर रहे थे, तो उसी साम्राज्यवाद की सीमाओं को बढ़ावा देते चले जा रहे थे, और उसी के लिए इन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या व्युत्पत्ति के सिद्धांत को भारत के अंदर लाके लागू कर दिया। व्युत्पत्ति का सिद्धांत, उसके बारे में थोड़ी सी भी आगे बात हम लोग कर लेंगे, लेकिन इसमें ये देख लीजिए बस, लॉर्ड डलहौजी ने जब यहाँ पे व्युत्पत्ति का सिद्धांत लेके आया था तो उसने एक शर्त रख दी थी। वो शर्त ये थी कि कोई भी गोद लिया हुआ व्यक्ति किसी भी गद्दी पे आगे चल के शासक नहीं बन पाएगा। ठीक है, महारानी लक्ष्मीबाई की यही समस्या थी, क्योंकि उनका कोई रियल पुत्र नहीं था। ठीक है, तो वास्तविक शासक ना होने की वजह से झांसी की गद्दी को खोना पड़ा था महारानी लक्ष्मीबाई को। अवध को क्यों खोना पड़ा था? पहले तो आरोप लगा ब्रिटिश कांग्रेस वाला कि रियल सन नहीं है, बाद में करप्शन या मिस गवर्नेंस के बेसिस पे उनसे शासन को छीन लिया जाता है। तो अवध भी इस वजह से परेशान था, सतारा एक जगह है वो भी इस वजह से परेशान थे। तो ये छोटी छोटी जगहें थी जिनकी वजह से ये लोग अपनी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की पॉलिसी को, या फिर हम लोग कह सकते हैं व्युत्पत्ति के सिद्धांत को पूरे भारत के अंदर धीरे धीरे करके रेगुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कुछ पॉलिटिकल कॉजेज में सबसे इंपॉर्टेंट कॉज कौन सा माना जाएगा? व्युत्पत्ति का सिद्धांत। ठीक है, पॉलिटिकल कॉजेज में भी सबसे पहला कारण क्या था? व्युत्पत्ति का सिद्धांत। ध्यान रखिएगा इस बात को। आगे और चलते हैं, अंग्रेजों की विस्तारवादी नीति। ठीक है, विस्तारवादी नीति का ही रिजल्ट है जिसको हम लोग व्युत्पत्ति का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, विस्तारवादी नीति मतलब झांसी को भी अपने कंट्रोल में ले लो, अवध को भी अपने कंट्रोल में ले लो, सतारा को भी ले लो, पुणे को भी ले लो, और ऐसे तमाम रीजन्स जहां पे पहले राजा महाराजा नवाब निजाम ऐसे तमाम लोग रहा करते थे, उनकी गद्दियों को उठा उठा कर सीधे अंग्रेजों ने अपने एडमिनिस्ट्रेशन में लेना शुरू कर दिया। अब जब ये प्रशासन में अपने लेना शुरू कर दिए, तब यहाँ पे क्या हुआ, तब जाके लोगों के बीच में इसी तरीके का एक विद्रोह डेवलप होना शुरू हुआ था, जिसको 1857 का पूरा विद्रोह के फॉर्म में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, वो जगहें हैं इंपॉर्टेंट आपके लिए, सतारा, नागपुर, झांसी या फिर जयपुर, संबल, उदयपुर। ये पूछा जाता है कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पे कौन कौन से लोगों ने साइन किया था। ये वो जगहें हैं जिन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या व्युत्पत्ति के सिद्धांत के ऊपर साइन किया था, पूछा जाता है, और ऑप्शन दे दिया जाता है कि इनमें से कौन नहीं है। ठीक है, और नहीं वाला आपको ढूंढना पड़ता है उसमें से। तो ध्यान रखिएगा, जयपुर की जगह कई बार जयपुर लिखा हुआ आया हुआ है, तो जयपुर में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और जयपुर में कंफ्यूजन में मार कर देते हैं। तो ये कुछ जगहें हैं जहाँ पे व्युत्पत्ति का सिद्धांत इन्होंने साइन किया था और करवाया था भारतीय लोगों से। पहला कारण व्युत्पत्ति का सिद्धांत, जिसको हम लोग अंग्रेजों की विस्तारवादी नीति का एक रिजल्ट मानते हैं। ठीक है, ये क्लियर है? इसके आगे चलिए थोड़ा सा। देखिए, अगले कुछ कारण की अगर हम बात करें तो जो इनकी विस्तारवादी नीति थी, उस विस्तारवादी नीति के अंतर्गत कुछ और सब पॉइंट्स आते हैं, जिन सब पॉइंट्स को हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। जैसे दिया हुआ है आउटराइट वॉर्स। आउटराइट वॉर्स का मतलब ये हो गया कि जितने भी इस समय युद्ध हुए, जैसे प्लासी का हुआ, बक्सर का युद्ध हुआ था, और उसके बाद में हमने देखा पंजाब के साथ में इनके युद्ध हुए, मैसूर के साथ में युद्ध हुए। ये सब कारण किसके लिए थे? आगे चल के होने वाले 1857 के विद्रोह के लिए। मैंने बोला ना, वास्तविक कारण कोई एक दिन में डेवलप नहीं होते हैं। वास्तविक कारण शायद सदियों से चली आई गुस्सा भी हो सकती है। तो वो शायद वही गुस्सा थी जो ये गुस्सा वॉर्स के फॉर्म में भी लोगों को दिख रही थी। मैसूर की जनता तो अंग्रेजों से दुखी होगी ही, है ना। पंजाब की जनता अंग्रेजों से दुखी होगी, अवध की जनता अंग्रेजों से दुखी होगी। जिन जिन से इन्होंने वॉर किया वो जनताएं इन लोगों से तो दुखी होंगी, वहां के शासक भी दुखी रहे होंगे किसी समय में। तो वो कारण भी मानेंगे हम लोग, जो इनके पीछे के वॉर्स थे या लड़ाइयां थी या युद्ध थे, वो युद्ध भी जिम्मेदार थे, जो पॉलिटिकल कॉजेस का एक हिस्सा है।
दूसरा सब्सिडी अलायंस सहायक संधि हुई थी 1799 वाली, ठीक है। 1799 में जब वेलेस्ली ने सहायक संधि साइन कराई थी तो उसी समय तो मैसूर को अपनी पावर खोनी पड़ी, है ना। और उसके बाद में उन्होंने सहायक संधि में पंजाब को भी खींचा था, याद है आप लोगों को, मराठास को भी खींचा था, वो भी याद है। एक एक करके हमने देखा था मराठास की कौन कौन सी पावर से इन्होंने साइन कराए थे। तो ये सब लोग तो नाराज ही रहेंगे इनसे, है ना। तो ये सब्सिडी अलायंस भी एक आगे चल के कारण बना जिसकी वजह से ये 1857 का रिवॉल्ट हुआ। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, व्यक्तिगत का सिद्धांत पढ़ लिया हम लोगों ने। अगला है ऑन द प्रोटेक्स्ट ऑफ एलिड मिसरूल। इसका मतलब ये हो गया कि प्रॉब्लम क्या हुई थी यहाँ पे, जो अवध और झांसी के ऊपर आरोप लग रहे थे बार बार। कौन से आरोप लग रहे थे? करप्शन वाले, है ना, कि आप लोग करप्शन कर रहे हो, जनता को नहीं सही आप कर पा रहे हो। इस वजह से इन्होंने एलिट मिसरूल का उनके ऊपर चार्ज लगा के और यहाँ पे अवध को, झांसी को और ऐसे रीजन्स को कैप्चर कर लिया था, ठीक है। तो यहाँ पे आप एग्जाम्पल के फॉर्म में अवध को मेंशन कर सकते हो, यहाँ पे आप सतारा को मेंशन कर सकते हो, ठीक है, झांसी को मेंशन कर सकते हो। ये वो जगहें हैं जिनकी वजह से यहाँ पे एक और कारण बना पॉलिटिकल कॉज 1857 के रिवॉल्ट होने के पीछे, ठीक है। दूसरा कारण अगर हम लोग पॉलिटिकल कॉज का देखें तो वो है डिसरिस्पेक्ट टू द मुगल, मुगलों को दी गई डिसरिस्पेक्ट, ठीक है, क्योंकि मुगल पूरे भारत के शासक थे और अंग्रेजों ने उन्हें कहीं का नहीं छोड़ा था, ठीक है। एक तो उन्हें पेंशन पे रखा गया था, पेंशन के बाद में भी उनको किसी भी तरीके का कोई राजाओं वाला सम्मान नहीं दिया जाता था। इस वजह से जनता और नाराज थी। तो एक कारण 1857 के रिवॉल्ट का राजनीतिक कारण क्या हो सकता है? मुगलों को डिसरिस्पेक्ट दिखाना। तो मुगलों को डिसरिस्पेक्ट दिखाएंगे तो मराठास की भी डिसरिस्पेक्ट काउंट होगी, है ना, जनता तो मराठा की भी है। तो मराठा की डिसरिस्पेक्ट की बात करें तो हम लोग नाना साहेब पे आ जाते हैं। याद है वो वाली कहानी आपको 1818 वाली, जब 1818 में उनको उठा के बाजीराव सेकंड को उठा के कानपुर भेज दिया गया था, ठीक है। और कानपुर में उठा के ये डिसरिस्पेक्ट ही तो थी उनकी, है ना। तो डिसरिस्पेक्ट की गई उनकी और वहां से हटा के जनता के बीच में से दूसरी जगह पे हटा के रख दिया गया था। तो इससे भी लोग ये ट्रीटमेंट जो नाना साहेब को इन्होंने दिया था इससे भी दुखी थे और ये विद्रोह का अगला कारण माना जाएगा, ठीक है। इसके बाद में एब्सेंटी सॉवरेनिटी ऑफ ब्रिटिश। एब्सेंटी सॉवरेनिटी का मतलब देखिए संप्रभुता की बात हो रही है यहाँ पे ब्रिटिशर्स की। ब्रिटिशर्स की संप्रभुता की बात अगर यहाँ पे की जाए तो ब्रिटिशर्स इस समय पूरे भारत पे अपनी संप्रभुता दिखाने वाले होते कौन हैं, ये बात लोगों के दिमाग में क्लिक करना शुरू कर चुकी थी। क्योंकि पॉलिटिकल जो हमारे सोशियो रिलीजियस लीडर थे वो इस समय आगे लोगों को समझाना शुरू कर चुके थे। जैसे राजा राम मोहन राय, उन्होंने आके बता दिया था लोगों को 1830s 40s के अंदर कि ब्रिटिशर्स एक्सप्लॉयटेशन भी कर रहे हैं आपका, है ना। ये बात दादा भाई नौरोजी भी बता चुके थे। दादा भाई नौरोजी ने बहुत पहले से ये सब कहना शुरू कर दिया था। तो ये सब कारण भी थे जिसकी वजह से ब्रिटिशर्स भारत के ऊपर अधिकार करना मतलब अपना हक समझते थे, अधिकार समझते थे, जिसकी वजह से ये एक और कारण बन गया पॉलिटिकल, यहाँ पे 1857 का रिवॉल्ट हुआ होगा, ठीक है। ये सब के बारे में ये सब हिंदी में लिखे हुए आगे और बहुत एक्सप्लेन करके लिखे हुए, ये सिर्फ समझाने के लिए मैंने यहाँ पे आपको दिखाया, ठीक है। हिंदी में मैंने इसको बहुत डिटेल में लिखा हुआ है। उसके बाद में हम लोग पॉलिटिकल कॉज से अगला कॉज कौन सा देख रहे थे? सोशल कॉज, ठीक है। सामाजिक या धार्मिक कारण की अगर हम लोग बात करें तो सामाजिक और धार्मिक कारण क्या हो सकते हैं, पहले तो यही सोच लेते हैं, मतलब जिनसे समाज में कुछ परिवर्तन हुआ हो और धर्म में भी कुछ न कुछ हस्तक्षेप हुआ हो, ऐसे ही तो परिवर्तन होंगे सोशल कॉजेस के कारण जो भी है यहाँ पे। तो सोशल कॉजेस यहाँ पे अब अंग्रेजों का हस्तक्षेप भारतीय सोसाइटी के अंदर होना शुरू हो गया था। पॉलिटिकल हस्तक्षेप बर्दाश्त था, ठीक है, इकोनॉमिक हस्तक्षेप बर्दाश्त था, लेकिन जब धार्मिक और सामाजिक हस्तक्षेप होगा तो वो शायद बर्दाश्त नहीं होगा, ठीक है। और यही सामाजिक और धार्मिक हस्तक्षेप इन्होंने यहाँ पे करना शुरू कर दिया। अब यहाँ पे देखो एक लिखा हुआ है सती प्रथा का अंत इन लोगों ने कर दिया, इन्होंने अंग्रेजों ने 1829 में राजा राम मोहन राय की पहल के ऊपर विलियम बेंटिंग ने सती प्रथा को अंत कर दिया। और सती प्रथा का अंत होना भारत का हर समुदाय इससे खुश नहीं हुआ, ठीक है। हालांकि प्रथा गलत थी तो लोगों ने इसको एक्सप्लॉयटेशन की तरह देखा था, इसलिए आवाज उठाई थी इसके खिलाफ। लेकिन क्या सारा तबका इस प्रॉब्लम को गलत मानता था? नहीं मानता तो नहीं कोई भी, मतलब समाज किसी भी समुदाय के उच्च वर्ग के जो भी लोग हुआ करते थे वो उसको सही नहीं मानते थे। क्यों नहीं मानते थे? क्योंकि उनको लगता था ये हमारा धार्मिक
किसी भी तरीके की पॉलिसी है और उस धार्मिक पॉलिसी के अंदर ब्रिटिशर्स क्यों हस्तक्षेप करते हैं, इंटरफेयर करते हैं, है ना। तो सती प्रथा के अंत होने की वजह से कुछ भारतीय तबका जो था वो नाराज था, लाइक ब्राह्मण वर्ग जो था वो नाराज था, कुछ राजपूत वर्ग था वो भी नाराज था, क्योंकि ये प्रथा बहुत प्रचलित थी ऐसी जगहों पे, ठीक है। उसके बाद में चाइल्ड मैरिज इन्होंने क्या करा था, बैन कर दिया था। अब चाइल्ड मैरिज बैन करना भी कुछ लोगों को नहीं भाया, जैसे आगे चल के आप लोग पढ़ोगे बहुत सारे पॉपुलर लीडर्स थे ऐसे जिन्होंने चाइल्ड मैरिज का भी विरोध किया था, जिनमें वन ऑफ द लीडर बाल गंगाधर तिलक वो भी है, ठीक है। तो उन्होंने भी बोला था कि चाइल्ड मैरिज तो होनी चाहिए, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, ठीक है। हाँ गलत था तुम्हारी तो ये जो चाइल्ड मैरिज वाला कॉन्सेप्ट था ये भी अंग्रेजों ने बंद कर दिया। अब चाइल्ड मैरिज भी क्या है, भारत के अंदर संस्कृति अलाउ करती है, तो जब अलाउ करती थी तो आपको यहाँ पे चाइल्ड मैरिज में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए था। विडो रीमैरिज, ठीक है, विधवा पुनर्विवाह कर दिया गया। अब विधवा पुनर्विवाह, पहले विधवा का मतलब होता था सती हो जाना, ये तो होता था। अब विधवा सती हो जाएगी, अब विधवा सती नहीं होती थी जब तो क्या करा जाए, उन विधवा का विवाह करा दिया जाए। तो ये नई परंपरा लोगों को लगना शुरू हो गई, यहाँ पे क्या करा जा रहा है, एक नई परंपरा डाली जा रही है। तो ये नई परंपरा के विरोध समाज के कुछ लोग करते थे। ओवरऑल ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट आप छोटे छोटे उठा के यहाँ पे देख सकते हैं, जिन सब के पीछे जिम्मेदार ब्रिटिशर्स थे, जिन्होंने भारतीय पॉलिसीज में और धार्मिक पॉलिसीज में हस्तक्षेप करना शुरू किया। तो आपसे कभी भी सामाजिक और धार्मिक नीतियां पूछे अंग्रेजों की, तो उसके अंदर सती प्रथा, विडो रीमैरिज या फिर चाइल्ड मैरिज जैसे कॉन्सेप्ट आते हैं, ठीक है। इसको अच्छे से ध्यान रखिए। उसके बाद में अगर थोड़ी सी बात करें तो जितने भी सोशल कस्टम्स थे भारतीयों के, उनको वेस्टर्नाइजेशन में कन्वर्ट करना शुरू कर दिया गया था। वेस्टर्नाइजेशन, लोग साड़ी की जगह आप क्या पहनते थे, टी शर्ट, जीन्स, ये सब पहनना शुरू कर दिया। पहनावे बदल गए लोगों के, ठीक है। लोग क्या करते थे, अब अपने पहनावे को भी ब्रिटिशर्स को देख के कॉपी किया करते थे। मतलब जो संस्कृति थी वो अंग्रेजों की वजह से धूमिल हो रही थी, है ना। तो रहने सहने का तरीका लोगों को बदल रहा था, रहने की जो कह सकते हैं नीड की जो चीजें थी वो ब्रिटिशर्स के अकॉर्डिंग हो चुकी थी। हमें पहले उठ के जीने के लिए चाय की जरूरत नहीं, है ना। अंग्रेज आया, उन्होंने हमें चाय दी, लो पियो, और जब तक नहीं पियोगे आंख नहीं खुलेगी तुम्हारी। तो उन्होंने ऐसा चरस डाला कि अब आंख खुलती भी नहीं है, सच में, है ना। तो ये सब चेंजेस जब देखे तो ये चेंजेस वेस्टर्नाइजेशन के कॉन्सेप्ट को बढ़ावा देते थे, मतलब पश्चिमीकरण को बढ़ावा देना। आगे चल के बहुत सारे लीडर्स ने इस बात को लिखा, मॉडर्नाइजेशन इज नॉट बैड बट द वेस्टर्नाइजेशन इज बैड। अगर आपका आधुनिकीकरण हो रहा है किसी जगह पे तो वो बुरा नहीं है। आधुनिकीकरण का मतलब ये नहीं होता है कि आपने पश्चिमी संस्कृति को अडॉप्ट कर लिया। आप अडॉप्ट करो लेकिन अपनी संस्कृति को भी ना भूलो, उसको भी साथ में लेके चलो, ये होता है आधुनिकीकरण, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होने लगा था, पूरी तरीके से पश्चिमीकरण होना शुरू हो गया था। तो इस वजह से लोगों के अंदर और गुस्सा था कि हमारे यहाँ की संस्कृति, धार्मिकता सब बदलती चली जा रही है अंग्रेजों की वजह से। और कारण भी कुछ है, और कारण क्या था, क्रिश्चियनिटी को प्रमोट इतना किया जा रहा था जिसकी वजह से हिंदूज और मुस्लिम्स जो भी थे सबको फोर्स किया जाता था कि वो लोग क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो। और अगर वो लोग फोर्सफुली कन्वर्ट नहीं होते थे तो थोड़ा सा उनको लालच देके भी कोशिश की जाती थी कन्वर्ट करने के। लाइक आर्मी के अंदर बहुत सारे हिंदूज और मुस्लिम्स वर्क किया करते थे। माना जाता है 83% भारतीय आर्मी हुआ करती थी ब्रिटिशर्स के पास। कितनी? 83%। ये लोग सिर्फ 17% अपने लोगों को लेके आए थे और उन्हीं 83% हमारे ऊपर रूल कर रहे थे, है ना। भारतीय के ऊपर रूल कर रहे थे बेसिकली, अंग्रेज सिर्फ कठपुतली बना के उनको यूज कर रहे थे। तो वो 83% आर्मी के अंदर जो लोग अगर क्रिश्चियनिटी को एक्सेप्ट कर लेते थे उनको उच्च पद दिए जाते थे, उनको अच्छी सेवाएं दी जाती थी, उनको अच्छी इनकम सैलरी दी जाती थी। ये डिस्क्रिमिनेशन इन्होंने करना शुरू कर दिया था। जो भारतीय हिंदूज एंड मुस्लिम सैनिक हुआ करते थे उनको किसी भी तरीके का कोई एक्स्ट्रा प्रिविलेज नहीं दिया जाता था। तो ये भी एक तरीके से एक्सप्लॉयटेशन था और रिलीजियस कॉज आप इसको मान सकते हो कि क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करने के लिए इन्होंने फोर्सफुली कुछ चीजों का यूज किया, ठीक है। कुछ अदर कॉजेज भी हैं रिलीजियस, सोशल रिलीजियस कॉजेज के अंदर, जैसे सोशल कस्टम्स के अंदर तो इन्होंने इंटरफेयर किया ही किया और कुछ मॉडर्न इनोवेशन को भी इन्होंने बढ़ावा दिया। नए नए चीजों को इनोवेट करते थे, जैसे रेलवे का इनोवेशन हुआ था, इसी समय की बात है, 4 साल पहले की, उसके बाद रिवॉल्ट हो गया। 1857 में जब रेलवे का 1853 में जब रेलवे चला
तो रेलवे चलने के बाद में लोगों के बीच में रेलवे को लेके भी डाउट था कि रेलवे के थ्रू ये लोग हमारे कस्टम्स को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। तो पूछा गया कि रेलवे कैसे कस्टम्स खराब कर सकता है। हालांकि गांधी जी ने आगे चल के इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे को क्रिटिसाइज किया है भारत के अंदर अपनी किताब हिंद स्वराज के अंदर, और उन्होंने इस बात को लिखा है कि भारत के अंदर रेलवे को लाना अंग्रेजों की मंशा साफ तौर पे भारत के रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन था। कोई भी ऐसी मंशा नहीं थी कि भारत में डेवलपमेंट करना चाहते हैं, वो ग्रोथ करना चाहते हैं, ऐसा कुछ नहीं था। तो ये भारतीय उनसे भी एडवांस थे, उन्होंने थोड़ा और ज्यादा सोच लिया, गांधी जी से भी ज्यादा सोच लिया। उन्होंने ये सोच लिया कि अगर रेलवे भारत में उत्तर प्रदेश से कर्नाटका की तरफ जाएगी तो कर्नाटका वाला ब्राह्मण और उत्तर प्रदेश वाला ब्राह्मण दोनों में डिफरेंस है। कर्नाटका वाला ब्राह्मण मांस मच्छी खा लेता है और उत्तर प्रदेश वाला ब्राह्मण मांस मच्छी नहीं खाता है। मतलब ये करना क्या चाहते हैं, हमारे धर्म को पॉल्यूट करना चाहते हैं, ऐसा उत्तर भारत के लोगों ने सोचा। अब इस बात को ध्यान रखिएगा, ये 1857 का रिवॉल्ट सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रांत के अंदर ही सक्रिय क्यों था, ठीक है, दक्षिण प्रांत में नहीं था ना। दक्षिण प्रांत में ये रिवॉल्ट की झलक भी नहीं पहुंची थी, सिर्फ उत्तर भारत में था। तो उत्तर भारत के लोग तो यही सोचेंगे ना कि दक्षिण भारत के लोगों को लाकर हमारे तक पहुंचा के हमारे भी धर्म को पॉल्यूट करने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम यहाँ पे इन लोगों ने मॉडर्न इनोवेशंस के अंदर भी सोचना शुरू की। इसी समय में तार सेवा भी चलना शुरू हुई, पोस्टल सर्विसेज भी चलना शुरू हुई। पोस्टल सर्विसेज को भी लोगों ने गलत तरीके से सोचा। पोस्टल सर्विसेज एक्चुअल में इन्होंने क्यों शुरू की थी, क्योंकि ये संपर्क साधना चाहते थे इंग्लैंड से सीधा सीधा कि हम यहाँ पे भारत के अंदर किन किन चीजों को कर रहे हैं, ठीक है। उन्हीं पोस्टल सर्विसेज को भारतीयों ने निगेटिव तौर पे भी लिया, अपने धर्म के ऊपर हस्तक्षेप भी माना। उनका ये मानना था कि ये ब्रिटिशर्स के साथ में ये डील कर रहे हैं कि भारतीय सैनिकों को उठाकर समुद्र के पार फेंक दिया जाएगा, और हमारे लिए समुद्र पार करने का मतलब क्या होता है, इम्प्योर हो जाना होता है, ठीक है। तो ये भारत के अंदर एक परंपरा चला करती थी कि भारत के अंदर अगर कोई भी व्यक्ति समुद्र को पार करता था, ठीक है, खास करके जो ब्राह्मण वर्ग था हमारा, उनका मानना यही था कि अगर आपने यहाँ से भारत से कोई भी नदी को पार करके विदेश में एंट्री करी तो आप पॉल्यूट हो जाएंगे, ऐसा मानना था। क्यों पॉल्यूट हो जाएंगे, लॉजिक था इसके पीछे। विदेश में रह के शराब भी पीनी, ठीक है, और शराब वराब तमाम तरीके के ऐसे जो धार्मिक काम नहीं है, उन धार्मिक कामों में अंग्रेज अपने साथ लगा लेते। तो जब वो वापस लौट के आते थे तो उनको जैसे समाज से बहिष्कार नहीं कर दिया जाता है, इस तरीके से भारतीय सैनिकों का बहिष्कार कर दिया जाता था जो भी विदेश रह के आ चुका होता था। तो इन लोगों को यही बात लगी कि ये हस्तक्षेप करना है पूरी की पूरी तरीके से। यहाँ पे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता था, बिल्कुल होता था, रंग के बेसिस पे। मतलब अंग्रेज अपने आप को गोरा बोलते थे और सारे भारतीयों को काला बोला करते थे, ठीक है। तो ये इसके बेसिस पे भी, और जो काला होगा उसको इनकम कम मिलेगी, पैसा कम मिलेगा, सैलरी कम मिलेगी। तो ये रेशियल डिस्क्रिमिनेशन भी यहाँ देखने को मिल रहा है ना। ऑपरेशन ऑफ द पुअर, गरीबों को दबाना, पूरी तरीके से प्रेशराइज भी किया जाता था, दबाया भी जाता था। मतलब अगर कोई गरीब है तो उसको किसी भी तरीके की ना कोई पॉलिसी ना कोई स्कीम कोई भी उसको मुहैया नहीं कराई जाती थी, गरीबों को और दबाया जाता था। एक कारण ये भी था, वेस्टर्न एजुकेशन को बढ़ावा दिया इन लोगों ने। वेस्टर्न एजुकेशन, इंग्लैंड के अंदर जो शिक्षा यूज हो रही थी उसी शिक्षा को कहां लेके आ गए, भारत में। वुड डिस्पैच पढ़ोगे अभी आगे चल के, सैडलर आयोग पढ़ोगे आगे चल के, तो ये सब शिक्षा, हाँ, शिक्षा के डेवलपमेंट है भारत के अंदर। तो शिक्षा का जब डेवलपमेंट भारत के अंदर हो रहा था तो इन्होंने भारतीयों के ऊपर कंपलसरी एजुकेशन के फॉर्म में इंग्लिश थोप दी, ठीक है, और बोले इंग्लिश मीडियम ही जो है वो सिर्फ और सिर्फ आप लोग के लिए यहाँ पे शिक्षा में यूज किया जाएगा। अब ये इंग्लिश मीडियम को लागू करके भारतीयों को क्या करना चाहते थे, जैसा कि लॉर्ड मैकाले ने लिखा था अपनी किताब के अंदर, और बाद में उसने बोला था कि मैं स्किन से और बॉडी से तो इनको अंग्रेज नहीं बना सकता, लेकिन माइंड से और इमोशन से इन्हें अंग्रेज बना के छोड़ूंगा। मतलब अंग्रेजों की गुलामी करने वाला बना के छोड़ूंगा। तो ये लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति थी, जिससे भारतीय डर रहे थे कि ये भारत के अंदर ऐसी शिक्षा को बढ़ावा देके भारत की शिक्षा को बर्बाद करना चाहते हैं। क्योंकि भारत की शिक्षा तो पाठशाला वाली है, गुरुकुल वाली है, और इस समय अभी भी वही शिक्षाओं को यूज किया जाता है। तो ऐसी शिक्षाओं को खत्म करने की कोशिश की जा रही थी। रिलीजियस प्लेसेस को टैक्स किया जाता था क्रिश्चियनिटी को बढ़ावा देने के लिए। दूसरे रिलीजियस प्लेसेस को, लाइक अगर कोई मंदिर होता था, कोई मस्जिद होती थी, कोई मजार होता था, तो उसको क्या करते थे ये लोग, टैक्स लगाया करते थे। अगर कोई चर्च होता था तो उसको छोड़ दिया जाता था।
तो ये बढ़ावा दिया जाता था क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करने के लिए। और लॉ ऑफ प्रॉपर्टी जैसी कोई चीज बची ही नहीं, मतलब इनहेरिटेंस या किसी के पास में अगर खानदानी तौर पर जमीन चली आ रही है तो अंग्रेज जब चाहेंगे उसको छीन के अपने कब्जे में ले सकते हैं। तो प्रॉपर्टी का कोई लॉ आगे चल के ऐसे देखने को नहीं मिलता, जैसा कि आप लोग अभी आगे चल के रैयतवाड़ी, महालवाड़ी, ये सब सिस्टम भी देखो, जिसके अंदर जमीनें एक्चुअल में जिसकी भी नहीं रह गई, किसी और को उठा के दे दी जाती थी। तो ये सब क्या कारण सामाजिक और धार्मिक नहीं होंगे, जिसकी वजह से लोग धीरे धीरे उस गुस्सा में बढ़ते चले जा रहे हैं। जो एक लंबा प्रोसेस है, एक दिन में नहीं हुआ, वास्तविक कारण कई दिन में हो गए थे। तो ये सारे के सारे कारण जिम्मेदार थे, जिसकी वजह से यहाँ पे ये सारे रिवॉल्ट के पार्ट हमको देखने को मिलते। आर्थिक कारण भी है बहुत सारे। आर्थिक कारण के अंदर आप लोग देखोगे कि इन्होंने हमारी वेल्थ के ऊपर सीधा सीधा अटैक किया है ना। कई सारी ऐसी इकोनॉमिक पॉलिसीज को भारत के अंदर यूज किया गया, जिसकी वजह से हमारी रिसोर्सेज जो थी, हमारा जो धन था, वो उठा के सीधा सीधा ब्रिटिश में चला गया। कल कहानी सुनाई थी केजीएफ वाली ना, तो वही वाली, बस दादा भाई नौरोजी वाली सुन लो कहानी, वही है एग्जैक्ट कि दादा भाई नौरोजी ने ड्रेन ऑफ वेल्थ की बात की थी, यहाँ पे धन की निकासी की बात की थी। यहाँ पे दादा भाई नौरोजी ने पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया में लिखी हुई है ये सारी बातें। उसी को आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो कि आर्थिक कारण क्या था कि भारतीयों की जो रिसोर्सेज थी उनको उठा के कहाँ भेजा जा रहा था, सीधा विदेश में भेजा जा रहा था। इससे क्या हो रहा था, हमारी वेल्थ तो बर्बाद हो ही रही थी, साथ ही साथ में हमारी जो इंडस्ट्रीज थी वो भी बर्बाद हो रही थी। इंडस्ट्रीज में हमारी कौन सी इंडस्ट्रीज थी, जैसे हथकरघा इंडस्ट्री चला करती थी उस समय, बहुत हैंडीक्राफ्ट बोलते हैं जिसको, ठीक है। तो हथकरघा या हैंडीक्राफ्ट में हाथों से क्या कराया जाता था, काता जाता था, पूरी तरीके से हाथों से कपड़े वपड़े बनाए जाते थे। ऐसी इंडस्ट्रीज पूरी तरीके से बर्बाद कर दी गई, ठीक है। और इस इंडस्ट्रीज को जब बर्बाद किया गया, क्यों बर्बाद किया गया, क्योंकि ये लोग अपनी इंडस्ट्रीज को लाके भारत के अंदर डालना चाहते थे, है ना। तो मॉडर्न टाइप की इंडस्ट्रीज को भारत में लाके डाल दो, उससे क्या होगा, ओल्ड पैटर्न इंडस्ट्रीज यहाँ से हट जाएंगे। और जब ओल्ड पैटर्न इंडस्ट्रीज हटेंगे तो भारतीयों का रोजगार जाएगा, बिल्कुल जाएगा, क्योंकि ये लोग विदेशों के लोगों को ला के वहां पे रखा करते थे। क्योंकि भारतीयों को उसके लिए क्या देनी पड़ेगी, ट्रेनिंग और शिक्षा देनी पड़ेगी, और वो लोग इंग्लैंड के पहले से ट्रेनिंग शिक्षा लिए हुए होते थे, तो उनको लाके इंडस्ट्रीज में रखा जाता है। इससे भारतीयों को क्या हुआ, एम्प्लॉयमेंट का भी नुकसान हुआ। तो यहाँ पे अगर आप इकोनॉमिक प्रोसेस में लिखना चाहो तो यहाँ पे भारतीय इंडस्ट्रीज को बर्बाद किया गया, फॉरेन इंडस्ट्रीज को बढ़ावा दिया गया, जिसकी वजह से भारत में बेरोजगारी बढ़ी, गरीबी बढ़ी, भुखमरी बढ़ी। ये सारे के सारे आर्थिक कारण इसके पीछे जिम्मेदार हैं, ठीक है। ये देख लो एक और रीजन है इसमें, फार्मर्स को फोर्स किया जाता था कि वो कैश क्रॉप्स को ग्रो करें। कैश क्रॉप्स का मतलब ओपियम वगैरह, चरस वगैरह की खेती के लिए ज्यादा से ज्यादा उनको बोला जाता था। जैसे नील की खेती के लिए उन पे प्रेशर किया जाता था, शुगर केन वगैरह के लिए प्रेशर किया जाता था। और हम लोग का जो अगर बात की जाए एक कल्चर अगर देखा जाए फसलों का, वो है गेहूं, धान, इनके ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट रहते हैं हम लोग, है ना। तो इन तमाम तरीके की फसलों से इतना प्रॉफिट नहीं मिल पाता था जितना कैश क्रॉप से मिल जाता था, क्योंकि कैश क्रॉप 1-2 महीने में बनकर तैयार हो जाती थी और लगातार उसके ऊपर अर्निंग की जा सकती थी। लेकिन उससे भारतीय किसान क्यों पीछे भागते थे, क्योंकि कैश क्रॉप्स बार बार किसी एक लैंड पे प्रोड्यूस करने से वो लैंड बंजर हो जाती है ना। तो जैसे नील की खेती को लेके आगे चल के गांधी मूवमेंट पढ़ोगे जब आप, चंपारण वाला, तो उसमें भी आपको यही बात देखने को मिलेगी। गांधी जी उस समय विरोध क्यों कर रहे थे, क्योंकि नील की खेती के लिए फोर्स किया जा रहा था बार बार भारतीयों को, और किसान इस बात को इसलिए मना कर रहे थे क्योंकि उनकी जमीन बर्बाद हो जाती और वो बंजर जमीन फिर किसी काम की नहीं रह जाती है। तो कैश क्रॉप्स भी कर सकते हो जमीन के ऊपर, लेकिन उसके लिए आपको 2-3 साल का गैप चाहिए होता है, फिर उसके बाद में अपनी जो नेचुरल क्रॉप्स हैं उनको आप उगाइए, है ना। लेकिन अंग्रेज क्या बोलते थे, हर 2 महीने में कैश क्रॉप्स उगाओ, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म प्रॉफिट देख रहे थे अपना। और भारतीयों के पास में तो इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी थी, वो तो अपनी प्रॉपर्टी को कभी बर्बाद नहीं होने देना चाहते। तो ये लोग किसानों को भी इस वजह से परेशान कर रहे थे। कई सारी फैमिन आई जिसकी वजह से भुखमरी हुई, उसकी वजह से भारतीय लोगों को नुकसान हुआ। ये है वही हथकरघा इंडस्ट्री वगैरह के बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया, ठीक है। कुछ और इकोनॉमिक कॉजेस की बात करें अगर, तो लगभग सब हो ही गई है। इसके अंदर अगर कुछ नया दिख रहा हो तो बताओ। लगभग सब हो गई। लैंडेड एरिस्टोक्रेसी का मतलब वही है कि भारतीयों के पास में जो जमीनें थी उन जमीनों को उठा के इसको अंग्रेजों को सीधा सीधा ट्रांसफर कर दिया जा रहा था, ठीक है।
तो ये डिक्लाइन ऑफ लैंडेड एरिस्टोक्रेसी कह सकते हैं इस बात को। ये सब हिंदी में लिखा हुआ है, बस यहाँ पॉइंटर्स में लिखा है तो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। जब नोट्स दूंगा तो सारी चीजें आपको मिलेंगी वहाँ, ठीक है। सैन्य कारण में अगर कुछ बात करें, जैसे सैनिकों को क्या उनके साथ में सलूक किया जाता था। जैसे ब्रिटिश सैनिक थे, उनको तो हैंडसम सैलरीज पे रखा जाता था, बढ़िया सैलरीज पे रखा जाता था कि ज़्यादा से ज़्यादा उनको रिवॉर्ड्स भी दिए जाते थे अगर वो किसी युद्ध के अंदर पार्टिसिपेट करते थे। लेकिन यही अगर भारतीय उसी सेम रैंक के ऊपर होता था और अगर वो किसी युद्ध में अच्छा योगदान भी देता था, फिर भी उसके बाद उसको किसी भी तरीके का कोई क्रेडिट नहीं दिया जाता था, ठीक है। तो ये कह सकते हैं हम लोग कि यहाँ भारतीयों के जो भी लोग थे, जो भी सैनिक थे, उनकी पोस्ट के साथ में एक रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था, गोरे काले का एक फर्क था बहुत बड़ा, जिसकी वजह से ये विद्रोह बेसिकली ज्यादातर किसने उठाया था, सैनिकों ने ही उठाया था, क्योंकि सबसे ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन उन्हीं के साथ में हो रहा था, ठीक है। तो आगे चल के मंगल पांडे वाला केस भी अगर आप देखोगे तो वो भी कारण सैनिक ही तो है, तो सैनिक कारण था जिसकी वजह से ये तमाम चीजें हुई। वही ये सब प्रमोशन, हाई पोस्ट जितनी भी सब दी जाती थी वो सब उठा के अंग्रेजों को दी जाती थी। भारतीयों के पास में सबसे उच्च पोस्ट अगर कोई थी तो वो सूबेदार की थी। सूबेदार से ऊपर कभी भी भारतीयों को यहाँ पे पोस्टेड नहीं किया जाता था, ठीक है। तो ये सारी की सारी रैंक भी उठा के अंग्रेजों ने अपने हाथों में रख ली। आगे चल के सिविल सर्विसेज का भी जब यहाँ पे भारत के अंदर आप लोग देखोगे सीन, तो सिविल सर्विसेज के अंदर भी यही वाली बात आएगी कि भारतीय लोगों को सिविल सर्विसेज में मौका नहीं मिलता था, ठीक है। और भारतीय लोगों को सिविल सर्विसेज से दूर रखा जाता था, अंग्रेजों को लाके अपॉइंट किया जाता था। हो तो रही है इंडियन सिविल सर्विसेज की परीक्षा ICS की, लेकिन उसके अंदर भर्तियां किसकी होती थी, अंग्रेजों की होती थी। बाद में जब बहुत फोर्स किया गया कि नहीं कानून बनाओ और भारतीयों को भी इसके अंदर भर्ती कराओ, तो इन्होंने एक कानून बनाया इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट करके, और उस इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट के अंदर भी भारतीयों की जो उम्र सीमा थी उसको रख दिया 19 साल। मतलब 19 साल मैक्सिमम एज होती थी आप परीक्षा दे सकते, ठीक है। 18 साल में बैठो, 19 साल में खत्म, सिर्फ एक अटेम्प्ट। सोच भी नहीं सकते 2024 में भी दे सकते हैं, 2025 में भी दे सकते हैं, कोई ऐसा कारण ही नहीं था। और उसके बाद में भी हमारे भारतीय लोगों ने उसमें भी झंडे गाड़े, पहले अटेम्प्ट में टॉप मार दिया करते थे जाके। और परीक्षा भारत में नहीं होती थी, इंग्लैंड में होती थी, सेंटर वहाँ पड़ता था। जैसे यहाँ पड़ जाएगा ना, लखनऊ पड़ गया या बरेली पड़ गया जाके, वहाँ नहीं, वहाँ इंग्लैंड का टिकट कराओ सीधे, तब जाके आप इंडियन सिविल सर्विसेज की परीक्षा दो। क्या मतलब हुआ, मतलब कोई अमीर तबके के ही, बहुत उच्च वर्ग के ही लोग इस परीक्षा के अंदर पार्टिसिपेट कर पाते थे और उन्हीं लोगों के सिलेक्शन होते थे, ठीक है। तो ये कारण थे इसके पीछे। तो ऐसे बहुत सारे डिस्क्रिमिनेशन है जो इसके पीछे जिम्मेदार है, जिसके बारे में हम लोग ने ये बात की। ये सब वास्तविक कारण है इसके पीछे के, रियल कॉजेस है, ठीक है। इसके अंदर कुछ नया दिख रहा होगा तो देख लो। करप्शन एडमिनिस्ट्रेशन में बढ़ता चला गया, जिसकी वजह से जो लोग ये कर रहे थे, इल ट्रीटमेंट ऑफ इंडियन सोल्जर्स, भारतीय सोल्जर्स के साथ में बुरा रवैया। जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट, हाँ ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, GSEA के नाम से जानते हैं इसको। और ये वो एक्ट है जो जस्ट इससे पहले ही आया था 1856 के अंदर। और प्रॉब्लम क्या थी इस एक्ट के अंदर, जैसा कि मैंने बताया था, भारतीय लोग कभी भी ब्रिटिश में अपनी सेवाएं देने के लिए आर्मी के साथ नहीं जाया करते थे। उनका मतलब था हमें भारतीय आर्मी में भर्ती किया गया है तो भारतीय आर्मी में ही हम काम करेंगे, मतलब हम कश्मीर को क्रॉस नहीं करेंगे, ना हम लाहौर को क्रॉस करेंगे, हमें यही सीमा चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या कर दिया गया, एक एक्ट बना दिया गया जिसको जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट बोलते हैं। इस एक्ट के थ्रू बोला गया भारतीय लोगों को कि आपको अब कंपलसरी है, जहां पे भी अंग्रेज बोलेंगे वहां आपको जाना कंपलसरी है, और अगर आप नहीं जाओगे तो आपको सेना से निकाल दिया जाएगा। अभी आप अपने धर्म बचाओ या अपना जॉब बचाओ, दो तरीके के ऑप्शन हम लोग के सामने ओपन कर दिए गए। इसमें होता क्या था, वही समुद्र को क्रॉस करने वाला एक्ट था, और बोला गया था कि समुद्र क्रॉस करके अब आपको विदेशों में भी जाना पड़ेगा। ये कंपलसरी भारतीय सोल्जर के ऊपर कर दिया गया था। कई सारे भारतीय सोल्जर्स ने ये नौकरियां भी छोड़ दी, लेकिन उस बेरोजगारी के दौर के अंदर बहुत सारे लोग नौकरियां नहीं छोड़ पाए। बामुश्किल तो अंग्रेजों के अंदर सेवाएं मिला करती थी लोगों को, और लोग उसको बहुत रेपुटेड समझा करते थे, है ना। जैसे आज के समय में अगर सरकार के अंदर आपको कोई सरकारी सेवा मिल जाए तो बहुत रेपुटेड माना जाता है ना, भले से एक सरकारी टीचर भी बन जाओ, नाम सरकारी लगा हुआ है ना।
तो यहाँ पे भी वही वाला कॉन्सेप्ट था कि सरकार की सेवाओं को छोड़ देने वाली बात हो जाती थी, तो लोग इसको छोड़ना नहीं चाहते थे, तो कई सारे लोगों का इसी वजह से यहाँ पे धर्म भ्रष्ट होना शुरू हुआ अकॉर्डिंग टू इंडियन कल्चर उस समय के हिसाब से, ठीक है। और ब्रिटिश आर्मी को प्रमोशन ज्यादा दिया जाता था। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्रूप्स, ट्रूप्स का मतलब आर्मी ही होती है। फॉल्टी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्रूप्स की बात अगर करें तो गलत तरीके से इन्होंने ट्रूप्स को पूरी तरीके से बांटा हुआ था। बॉर्डर्स जितने थे भारत के, उन बॉर्डर्स के ऊपर ये लोग भारतीयों को नहीं रखा करते थे, ठीक है। बॉर्डर्स के ऊपर भारतीयों को नहीं रखा करते थे क्योंकि उन पे शक रहता था इन्हें कि अगर इन्होंने गलती से किसी न किसी व्यक्ति को बाहर से बुला लिया फिर क्या होगा, कहीं कोई मोहम्मद गौरी आ गया, कहीं कोई बाबर आ गया, फिर क्या होगा, तो अंग्रेजों के ऊपर अटैक हो सकता है। तो ये भारतीयों को कभी भी बॉर्डर्स के ऊपर नहीं रखा करते थे, भारतीयों को इंटरनल बाउंड्रीज के अंदर रखा करते थे, जिसकी वजह से भारतीय इस बात से भी खुश नहीं थे। उनका कहना था या तो फिर इंटरनल बाउंड्रीज में रखते हैं और उसकी वजह से हमें सैलरी कम देते हैं, अगर बॉर्डर्स पे रखेगा तो हमें सैलरी ज्यादा मिलेगी, लेकिन ये कभी उन्हें बॉर्डर्स पे नहीं रखा करते, ठीक है। यही सब कारण। इसके बाद में लॉर्ड कैनिंग इस समय में क्योंकि वाइसराय है और इनका रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। लॉर्ड कैनिंग यहाँ पे जब भारत के अंदर आए थे तो ये वो समय था कि 1857 का रिवॉल्ट लगभग होने ही वाला था, क्योंकि ये 1856 में आए थे भारत, है ना। और 1856 में आने के बाद में ये भारत के गवर्नर जनरल के फॉर्म में आए थे। कैसे आए थे? भारत के गवर्नर जनरल के फॉर्म में। लेकिन 1857 का जब रिवॉल्ट हुआ तो 1857 के रिवॉल्ट के बाद में गवर्नर जनरल के पोस्ट को समाप्त कर दिया गया और वाइसराय के पोस्ट को इजाद कर दिया था। तो इनको भारत का पहला वाइसराय भी बनाया जाता है, ठीक है। तो ये पहले वाइसराय भी बने थे, इसलिए भी इंपॉर्टेंट है। अंतिम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है, इसलिए भी इंपॉर्टेंट है। और भारत के अंदर आने वाले बहुत बड़े बड़े बदलाव जिसके लिए ये जिम्मेदार हैं, वो बदलाव यहाँ पे आपको दिख सकते हैं। जैसे भारतीय परिषद अधिनियम। भारतीय परिषद अधिनियम ये था जिसने भारत में पोर्टफोलियो सिस्टम शुरू किया था। पोर्टफोलियो सिस्टम मतलब विभागीय सिस्टम, विभाग शुरू किए। जो समाज कल्याण विभाग है आज के समय में, ये भी पोर्टफोलियो सिस्टम का ही एक नतीजा है, ठीक है। तो ऐसे विभाग कुछ हुआ नहीं करते थे पहले, किसने शुरू किए थे? लॉर्ड कैनिंग ने शुरू किए थे, ठीक है। व्युत्पत्ति का सिद्धांत को वापस लिया गया 57 के बाद, किसके द्वारा? लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। आपराधिक प्रक्रिया संहिता, इस समय में क्रिमिनल लॉ को भी इंट्रोड्यूस किया गया था भारत के अंदर इन्हीं के समय में। भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम इसी समय में आया। भारतीय दंड संहिता जो आज के समय में भी इंडियन कानून का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, चलती है, वो भी लॉर्ड कैनिंग के समय में। तो काफी इंपॉर्टेंट क्लॉजेस कानूनी रूप से इनके समय में देखने को मिलते हैं। और 1857 के बाद में कैसे बदलाव हुआ उसके बारे में भी हम लोग चर्चा भी करेंगे, क्योंकि ये रिवॉल्ट खत्म नहीं हुआ, अभी और जारी है। क्योंकि बात हम लोग ने अभी सिर्फ वास्तविक कारणों की करी है, अभी तो इमीडिएट कॉजेस बाकी है। इसमें जो नोट करना है वो कर सकते, जो चीजें भारतीय परिषद अधिनियम है जैसे 1861 इनके समय में आया, ये भारत के पहले वायसराय थे और अंतिम गवर्नर जनरल थे, इसको नोट कर सकते हैं। व्युत्पत्ति का सिद्धांत वापस लेना, आपराधिक प्रक्रिया संहिता और भारतीय दंड संहिता 1858, ठीक है। बस इन चीजों को नोट कर लीजिए। उन्नत व्युत्पत्ति का सिद्धांत, व्युत्पत्ति का सिद्धांत देखो ये था कि भारतीय जितनी भी स्टेट्स हैं और ऐसी स्टेट्स जहां पे कोई भी शासक वर्ग के व्यक्ति रहा करते हैं, मुगल ना हो, मराठा ना हो, इनको हटा दो क्योंकि ये सुप्रीम पावर थी भारत की। इनको छोड़कर जितनी भी शक्तियां हैं, और जैसे नवाब हो गए, है ना, निजाम हो गए, और जैसे राजपूत हो गए, और भी तमाम तरीके के और लोग हैं, ऐसे जो भी राजा या निजाम या नवाब होते थे, अगर वो लोग आने वाले समय में अपने नेचुरल हायर को, मतलब वास्तविक पुत्र को या दत्तक पुत्र को अगर नहीं बैठाते हैं किसी भी गद्दी के ऊपर, तो ऐसे लोगों को हम स्वीकार नहीं करेंगे, अंग्रेजों ने बोला। तो बोले ऐसी स्टेट का क्या करा जाएगा? बोले ऐसे स्टेट को एनेक्स कर दिया जाए, मतलब अपने साम्राज्य में बना देंगे, उठा के।
तो ये था व्युत्पत्ति का सिद्धांत। व्युत्पत्ति के सिद्धांत का मतलब उनकी टेरिटरीज को कुछ ना कुछ आरोप लगा के अंग्रेज अपनी टेरिटरी में मिला लेते थे, सिर्फ इतना काम करते थे। जिसके पीछे एक सबसे बड़ा कारण इन्होंने क्या पकड़ा था, नेचुरल हायर ना होना, मतलब वास्तविक पुत्र ना होना, है ना। और अगर बेटी है तो वो भी शासक या शासिका नहीं बन सकती, ये भी इन्होंने इस क्लॉज के अंदर लिखा था। सिर्फ पुत्र होगा और वो ओरिजिनल होगा तभी वो शासक बन सकता है, और अगर ऐसा नहीं है तो वो व्युत्पत्ति के सिद्धांत के थ्रू वापस इंडियन स्टेट्स में और अंग्रेजों की स्टेट में मर्ज हो जाएंगे, है ना। इसको बोलते थे व्युत्पत्ति का सिद्धांत। ये खत्म कर दिया था आगे चल के, जब 1857 का इतना बवाल हुआ तो उसके बाद में इस पूरे सिद्धांत को उठा के खत्म कर दिया। यही बात लिखी हुई है 57 के मुख्य कारणों में से एक था, इसी को खत्म कर दिया था। ठीक है, अब देख लो तत्कालिक कारण। कल बताया भी था मैंने इसके बारे में आपको, जो इमीडिएट कॉजेस की हम लोग बात कर रहे थे। इन इमीडिएट कॉजेस में अभी तक तो जितने कारण हम लोग ने पढ़े, शायद ये कारण 100 साल से चले आ रहे हैं, और अंग्रेज भारत के अंदर जो भी कर रहे थे उन सब के पीछे वो सारे कारण जिम्मेदार हैं। लेकिन कुछ तो अचानक हुआ होगा जिसकी वजह से एकदम से रिवॉल्ट खड़ा हो गया, है ना। तो वही कारण जो कल मैंने आप लोग को बताया था, मंगल पांडे। ठीक है, मंगल पांडे ने क्या करा था, 29 मार्च 1857, जैसा कि मैंने पहले बताया था उस समय, उसी समय इन्होंने एक अंग्रेज अधिकारी की हत्या कर दी थी। क्यों हत्या कर दी थी, क्योंकि जो कार्ट्रिजेस यूज होती थी किसके अंदर, जो एनफील्ड राइफल्स थी उसके अंदर जो भी कार्ट्रिज यूज हुआ करती थी, वो कार्ट्रिज जानवरों की चर्बी की बनी होती थी। या तो काऊ की चर्बी होती थी या सुअर की चर्बी होती थी, इन दो चर्बी की वो बनी हुई होती थी। ठीक है, काऊ क्योंकि होली थी हिंदूज के लिए, इसलिए उसको हिंदूज अपने मुंह से यूज नहीं कर सकते थे, और सुअर अनहोली था किसके लिए, मुस्लिम्स के लिए, इसलिए उसको मुस्लिम अपने मुंह से यूज नहीं कर सकते थे। तो दोनों इस बात को लेकर लगातार विरोध कर रहे थे, लेकिन इस विरोध को लगातार अंग्रेज दबाने की कोशिश कर रहे थे और उनको टॉर्चर कर रहे थे। इसी से नाराज होकर जनरल बर्नेट की हत्या इन्होंने कर दी, भगत सिंह। ठीक है, मंगल पांडे ने यहाँ पे जब इनकी हत्या कर दी तो हत्या करने के बाद में इनको अरेस्ट किया जाता है, और अरेस्ट करने के बाद में 8 अप्रैल के आसपास इनको फांसी दे दी जाती है। कब, 8 अप्रैल के आसपास इनको फांसी दे दी जाती है। जब इनको फांसी दी जाती है तो यहाँ से ये रिवॉल्ट और ज्यादा तेजी से आगे बढ़ जाता है, क्योंकि ये मेरठ के रहने वाले थे, सर्विसेज कहाँ दे रहे थे, बैरकपुर बंगाल के अंदर दे रहे थे। तो मेरठ के लोग इस बात से काफी नाराज हुए। बलिया की पैदाइश थी इनकी, और ये पूरा का पूरा इनका जो जीवन था वो सब मेरठ में गुजरा था, मेरठ का। ठीक है, तो ये प्रॉपर जो थे पूरा मेरठ के ही थे। तो जो है जब ये यहाँ से जनता यहाँ की इसको पता चलता है कि मंगल पांडे की हत्या कर दी गई, तो मंगल पांडे की हत्या के बाद में यहाँ की मेरठ की भी जनता भड़की। ठीक है, अवध की भी जनता भड़की। अवध की जनता इसलिए भड़की थी क्योंकि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ठीक है, व्युत्पत्ति के सिद्धांत के थ्रू अवध को मिला लिया गया था अंग्रेजों की स्टेट्स के अंदर, तो उस वजह से नाराज थी। तो ये सब लोग परेड करते हुए इकट्ठे होकर सारे के सारे दिल्ली चले जाते हैं, और वही जो कल बताया था, बहादुर शाह जफर को अपना अगला लीडर नियुक्त करते हैं, और नियुक्त करने के बाद में बहादुर शाह के अंडर में अंग्रेज यहाँ पे अटैक करते हैं, और अटैक करने अंग्रेजों के ऊपर अटैक किया जाता है, और वहां पे दिल्ली जीत ली जाती है भारतीयों के द्वारा। ठीक है, और दिल्ली को भारतीयों के द्वारा जीत के भारतीय स्टेट में मिला लिया जाता है, बहादुर शाह जफर को राजा घोषित कर दिया जाता है। ये सब कौन से कारण है, तत्कालिक कारण है। तो अगर आपसे एकदम इमीडिएट कॉजेज ही पूछ ले तो इमीडिएट कॉजेज के अंदर आप इस चीज को मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। ये वाली राइफल है, देखिए आज के समय में कहाँ देख लिया, तो चलती भी नहीं, इस जैसी भी नहीं मिलेगी है। ठीक है, ये सब वही कहानी है जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। 8 अप्रैल को इनको फांसी दे दी जाती है, और 9 मई को सारे के सारे सैनिक जो हैं इंतजार करके और मार्च कर देते हैं। विद्रोह की केंद्र देख लीजिए, इंपॉर्टेंट कौन कौन से केंद्र हैं जो जहाँ पे विद्रोह उठा था, कौन कौन से प्रमुख केंद्र हैं, जिसमें लखनऊ सबसे इंपॉर्टेंट केंद्र है। ठीक है, उसके बाद कानपुर है,
झांसी है, ग्वालियर है और भी कई सारे स्टेट्स जिनके बारे में हम लोग अभी आगे देखेंगे। ये इंपॉर्टेंट स्टेट्स है, इनकी एक लिस्ट है पूरी की पूरी, आगे लिस्ट भी है, तो आप उस लिस्ट से नोट भी कर लो, लीडर्स भी देख लो, मैप में भी देख लो। एक हाँ, मैप में इतनी चीज जरूर देख लो कि ये जो मूवमेंट है पूरी तरीके से नॉर्थ सेंट्रिक मूवमेंट कहलाता है, ठीक है। और ये दिख भी रहा है मैप के अंदर। यहाँ के किसी भी तरीके के कोई लोगों को इससे कुछ भी मतलब नहीं था 1857 के विद्रोह। आगे जब हम लोग कारण पढ़ेंगे कि विद्रोह का दमन क्यों हो गया, विद्रोह फेल क्यों हो गया, या रिवॉल्ट ये पूरी तरीके से बर्बाद क्यों हो गया, तो उसके पीछे कारण एक यही है कि पूरा दक्षिण भारत इससे अलग रहा और सिर्फ ये नॉर्थ सेंट्रिक या सिर्फ उत्तर का ही मूवमेंट था, जिसकी वजह से ये पूरा का पूरा आंदोलन फेल हो गया, ठीक है। तो ये दो मेजर जगहें हैं जहां पे आंदोलन उठा होगा, ठीक। चलो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं इससे। विद्रोह के स्टार लिखे हुए हैं, भारतीय नेता लिखे हुए हैं और ब्रिटिश अधिकारी जिन्होंने विद्रोह को दबाया था उनके नाम लिखे हुए हैं, ठीक है। इनको बहुत जल्दी से नोट कर लो, जल्दी से। इसी तरीके से चाहे तो टेबल बना लो, कैसे भी नोट कर लो। लिख लोगे एक बार तो याद हो जाएगा, नोट्स में तो दे दूंगा लेकिन लिख लोगे तो याद हो जाएगा। लखनऊ तो गए होंगे आप लोग, और लखनऊ कभी ना कभी पहुंचे होंगे तो आप लोगों ने बेगम हजरत महल भी देखा होगा, पार्क जो है वहाँ पे। उसी के जस्ट पास में एक रेजिडेंसी भी है, ठीक है। पॉपुलर है लखनऊ में काफी रेजिडेंसी करके। रेजिडेंसी भी एक पार्क ही है जो बेगम हजरत महल के जस्ट अपोजिट में ही है। तो यहाँ बेगम हजरत महल पार्क के अपोजिट में जो रेजिडेंसी है, यहाँ पे हेनरी लॉरेंस रहा करते थे। मतलब जहाँ पे भी ये लोग अपना पूरा का पूरा ऑफिसेस बनाते थे वो रेजिडेंसी कहलाती है। और उस रेजिडेंसी के अंदर लखनऊ के अवध के लोग घुस गए थे और इतने अंग्रेजों को मारा था कि उन सब की कब्रें वहाँ पे बनी हुई हैं रेजिडेंसी के अंदर। लोग पार्क समझ के वहाँ घूमने जाते हैं कब्रों में। हाँ सच में। और कोई किसी कब्र पे बैठा होता है, कोई किसी कब्र पे। हाँ कब वहाँ कपल से इसी बैठते हैं, बता रहा वही बता। देखो मोहब्बत में डरी नहीं किसी कब्र से। नहीं सर वही बात है ना, जिंदा जिंदा मिले नहीं कब्र से मिलने गए।
हो गया ना? सबको अच्छे से रिवाइज और याद कर लेना। चलिए, इतनी सब मेहनत के बाद विद्रोह असफल हो गया, ठीक है। और विद्रोह की असफलता के पीछे बहुत सारे कारण जिम्मेदार हैं। रिजल्ट हमें अगर इस विद्रोह का लिखना हो तो इसको असफल लिखा जाएगा, ठीक है। लेकिन एक बार क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि विद्रोह 1857 का जो था वो असफल था या सफल था, ठीक है। और क्वेश्चन मार्क लगा के आपसे आपकी टिप्पणी पूछी गई थी। सर ये तो एनसीईआरटी का पहला चैप्टर के पहले 1857 का जो पहला चैप्टर ये वाला एनसीईआरटी की ये जितनी इमेजेस है खास करके वही से ली है। तो असफलता के तो कारण बहुत सारे अभी हम लोग पढ़ लेंगे। और पीछे एक बार पूछा गया था कि असफल हुआ या सफल हुआ, और जब वो दोनों शब्दों को यूज कर लेते हैं तो आपको फिर सफलता के बारे में भी तो कुछ लिखना पड़ेगा, है ना। तो जब सफलता के बारे में कुछ लिखने को आएगा तो जहां हम लोग फेल होते हैं वहां हम लोग सीखते हैं, है ना। तो हम लोग को यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, जो कि 1857 से हमने सीखा वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पे मेंशन करेंगे। जिसमें कल मैंने एक होमवर्क दिया था आपको कि सोच के आइएगा जरूर कि राष्ट्रवाद का उदय कब हुआ, कैसे हुआ, कहां से हुआ, है ना। तो एक कारण सबसे बड़ा जो था 1857 के बाद उसने भारतीय लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न कर दी थी। ये एक सबसे बड़ा यहाँ पे जो था इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट था। असफलता के बहुत सारे कारण है हमारे पास में, लेकिन पॉजिटिव इम्पैक्ट में सबसे बड़ा राष्ट्रवाद की भावना लोगों के अंदर आ गई और उसी राष्ट्रवाद ने आगे चल के इंडियन नेशनल कांग्रेस को जन्म दिया 1885 में, जो एक ऐसी संस्था बनी जिसने 1947 में भारत को आजाद भारत के अंदर शपथ दिलाई, है ना। तो इस सब के पीछे कारण 1857 का रिवॉल्ट ही बन जाता है अगर हम लोग इनडायरेक्टली किसी भी फॉर्म में देखने की कोशिश करें। तो आप लोग आंसर में मेंशन इसकी सफलता भी कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि असफलता ही आप इसके अंदर लिखोगे। असफलता देख भी लेते हैं कि क्या क्या असफलता के कारण थे, जैसा कि सीमित प्रभाव, ठीक है। सीमित प्रभाव की अगर हम लोग बात करें तो ये पूरा मूवमेंट सीमित एरियाज के अंदर था, जैसे हम लोग ने देखा नॉर्थ सेंट्रिक था, और ना तो ये किसी तरीके से किसी वेस्टर्न इलाके में पहुंचा, कोई पश्चिमी इलाका गुजरात पंजाब इसके अंदर कोई इन्वॉल्व नहीं था, कश्मीर जैसे राज्य इन्वॉल्व नहीं थे। इधर नीचे बात कर ले तो महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश कुछ भी इन्वॉल्व नहीं था। तो ये पूरी तरीके से सीमित प्रभाव का मूवमेंट था, और उन सीमित प्रभावों में भी सिर्फ उन्हीं लोगों को फर्क पड़ रहा था जिन लोगों के राज्य खतरे में थे,
जैसे झांसी, जैसे अवध, जैसे कानपुर, जैसे बरेली, ऐसी जगहों के ही लोग क्यों आगे आए, क्योंकि इनके राज्य खतरे में थे। अगर ये खतरे में ना होते तो शायद ये लोग भी आगे ना आते। तो इस वजह से ये मूवमेंट काफी सीमित रह गया, जिसका प्रभाव भी काफी सीमित देखने को मिलता है। ठीक है, तो लोकलाइज्ड या सीमित प्रभाव वाला कह सकते हो। दूसरा पोर्टली ऑर्गेनाइज्ड, ऑर्गेनाइजेशन किसी भी तरीके का इस मूवमेंट के अंदर देखने को नहीं मिलता है। ऑर्गेनाइजेशन तब होता जब लीडर्स आपस में बैठ के अंग्रेजों के विरुद्ध एक यूनिफिकेशन करते और बात करते कि इस आंदोलन को पूरे भारत में सक्रिय रूप से कैसे चलाया जाए, है ना। ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं। तमाम लीडर्स अपने अपने एरियाज के अंदर सिर्फ और सिर्फ अपने एरियाज को बचाने के लिए उसको ही ऑर्गेनाइज करने में लगे हुए थे। तो भारत का कोई ऑर्गेनाइजेशन देखने को नहीं मिला। इसीलिए आगे चल के लोगों ने बोला कि इसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ना बोलो, क्योंकि ये ना तो वॉर है और ना ही किसी इंडिपेंडेंस के लिए लड़ी हुई लड़ाई है। तो इसीलिए उन्होंने इस बात को बोला। ठीक है, तीसरी बात करें अगर हम लोग कि ब्रिटिशर्स के पास में बेटर रिसोर्सेज थी। अगर भारतीय रिबेलियंस की बात करो, भारतीय विद्रोहियों की बात करो, उनके मुकाबले ब्रिटिशर्स के पास तो काफी एडवांस टेक्नोलॉजी है। एनफील्ड राइफल जैसी राइफल की भी एक एग्जांपल देखी हम लोग ने। प्लस एडवांस टेक्नोलॉजी में तमाम ऐसे इक्विपमेंट्स अंग्रेजों के पास में थे जो शायद भारतीय सेनाओं के पास में नहीं है। भारतीय सेना के लोग अभी भी वही तलवारों से लड़ना जानते थे और अपने आप को उन्होंने मॉडर्नाइज नहीं किया था, है ना। तो जितने भी शासक आपको देखेंगे, खास करके जैसे महारानी लक्ष्मीबाई को अगर आप देखोगे वो तलवार से लड़ती हुई दिखाई दे रही हैं तमाम पिक्चर्स में अगर आप लोग देखोगे। ठीक है, ऐसे बहादुर शाह जफर को देखोगे तो ये सब तलवारों के बेसिस पे लड़ रहा है। वो अपनी एनफील्ड राइफल लेके आ रहा है, तो कहाँ आप उनका मुकाबला कर पाओ। अगर उनको रिबेलियन दबाना होता तो शायद कोई एक साल भी ना लगता। फाइनली जुलाई 1858 में दबा पाए हो रिबेलियन को, लेकिन अगर एक्चुअल में वो दबाना चाहते, फोर्स को एक्चुअल में यूज करते, तो शायद विद इन हाफ और 1 मंथ के अंदर वो सारे रिबेलियंस दबा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। ठीक, आगे देखिए फ्यूडल इन कैरेक्टर। ये पूरा आंदोलन फ्यूडल का कैरेक्टर है। फ्यूडल का मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ये जो वंश है, वंशानुगत आंदोलन है ये पूरी तरीके से। मतलब लोग अपने अपने आगे आने वाले वंशों को बचाने के लिए इस आंदोलन को लड़ रहे हैं। किसी के अंदर ये नहीं था कि भारतीय एक्सप्लॉइट हो रहे हैं, भारतीयों के अंदर एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, इकोनॉमिक रिसोर्सेज एक्सप्लॉइट हो रही हैं। ऐसे बड़े रीजन किसी ने भी आके सामने नहीं रखे। ठीक है, ना तो बहादुर खान ने ऐसा कुछ बोला आगे कि ब्रिटिशर्स हमको एक्सप्लॉइट करते हैं, हमारी एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, या फिर झांसी की रानी ने ऐसा बोला हो, या बेगम हजरत बहन ने ऐसा, किसी ने ऐसा नहीं बोला। तो क्या कारण थे उसके पीछे? ये फ्यूडल कैरेक्टर का था। ये लोग सिर्फ अपने अपने वंशों को आगे बचाने की कोशिश कर रहे थे। तो फ्यूडल इन कैरेक्टर कह सकते हो। मिलिट्री स्किल हमारे पास कम थी एज कंपेयर टू ब्रिटिशर्स। ठीक है, हमारे पास यूनिटी नहीं थी, एकता किसी भी तरीके की यहाँ पे देखने को नहीं मिलती है। उसके बाद में नेटिव प्रिंसेस ने इस आंदोलन को ज्वाइन नहीं किया। ऐसा भी हुआ कि इस आंदोलन को दबाने के लिए, भारतीय लोगों को दबाने के लिए भारतीयों का ही यूज किया गया। जैसे मैंने बताया 83% आर्मी है। इस 83% आर्मी को भारतीय जनता की जो 17% आर्मी ने आंदोलन उठाया था, इन्होंने ही तो इसे दबाया होगा, है ना। तो इसी भारतीय आर्मी ने भारतीय लोगों को दबाना शुरू किया था। ऐसा नहीं था अंग्रेज हर जगह लड़ रहा है। अंग्रेज तो कमांडर है, चीफ है, लेकिन आर्मी कौन है? भारतीय तो है। तो भारतीय आर्मी ही भारतीय लोगों को दबा रही थी। तो भारतीय के अगेंस्ट में ही खड़े हुए देखते हैं इस आंदोलन में। इस आंदोलन में पंजाब जो है वो साथ नहीं देता है 1857 के रिवॉल्ट में किसी भी तरीके से। ठीक है, यहाँ पे मराठास भी नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि मराठास में सिर्फ और सिर्फ एक नाम दिखता है, वो नाना साहेब का दिखता है। और नाना साहेब को भी सिर्फ और सिर्फ एक नॉर्थ सेंट्रिक बना दिया था। महाराष्ट्र से कोई दूसरे मराठा उनका समर्थन करने नहीं आए। तो मराठास का भी समर्थन देखने को नहीं मिलता है। इधर हम लोग निजाम की बात करें तो निजाम यहाँ पे ब्रिटिशर्स को सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो निजाम हैदराबाद के ब्रिटिशर्स को सपोर्ट, ये भी भारतीय है लेकिन ब्रिटिशर्स को सपोर्ट। ना इधर उड़ीसा है हमारे पास, ना ही हमारे पास में इधर हम लोग बात करें तो नीचे कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, ऐसे कोई भी जगह हमारे पास में नहीं। ठीक है, और नेटिव प्रिंसेस की अगर हम लोग बात करें तो जितने भी हमारे यहाँ पे छोटे मोटी जगहों पे राजशाही हुआ करती थी, वो राजशाही सारे के सारे अंग्रेजों के साथ मिले हुए थे, क्योंकि उन्हें लगा कि अगर हम विद्रोह में भारतीयों का साथ दे देंगे तो अभी हमें जैसी तैसी पेंशन मिला दी रही है, अंग्रेज इसको भी बंद कर देंगे। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने यहाँ पे शांत रहना ही उचित समझा और जहाँ जरूरत पड़ी वहां अंग्रेजों का साथ दिया। ठीक है, तो इस वजह से ये मूवमेंट
आपको इतना टूटा हुआ दिखाई देता है, जिस वजह से ये फेल हो गया होगा। ठीक है, तो ये फेलियर के कारण है, इसके पीछे बहुत सारे। ठीक, परिणाम की बात करो इस पूरे के पूरे आंदोलन की, तो सबसे पहली चीज इसका परिणाम ये हुआ, जब 1858 में इसको शांत किया गया तो महारानी विक्टोरिया ने क्या बोला कि देखो भाई, अभी तक कंपनी आपके ऊपर शासन कर रही है, ठीक है, और ये जितनी भी गलतियां हुई हैं भारत के अंदर वो सब कंपनी की तरफ से हुई हैं। तो महारानी विक्टोरिया ने भी अपनी कंपनी के ऊपर बंदूक रख के चला दी और उन्होंने बोला कि हमने तो कुछ नहीं किया, ये सब कौन कर रहा है, कंपनी कर रही है। और उन्होंने भारतीयों को अपने फेवर में लेने के लिए क्या करा, सबसे पहले कंपनी का शासन ही अंत कर दिया। उन्होंने बोला यहाँ से हम ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म करते हैं, और ये शासन अब सीधा किसके अधीन में आएगा, महारानी विक्टोरिया के अधीन में आएगा। मतलब इंग्लैंड से डायरेक्ट अब शासन किया जाएगा। और ये 1857 की सबसे इंपॉर्टेंट घटना कि ईस्ट इंडिया कंपनी का रोल खत्म हो गया भारत के अंदर। रोल खत्म होने का मतलब, तुम व्यापार करने आए थे, सिर्फ व्यापार करो, अब तुम किसी भी तरीके के कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस में पार्टिसिपेट नहीं करोगे। अब कंपनी का जब यहाँ पे अधिकार समाप्त हुआ, तभी तो ये वाली पोस्ट जो थी, जो गवर्नर जनरल वाली थी, ये कन्वर्ट हो गई वाइसराय में। क्योंकि जो गवर्नर जनरल होता था ये कंपनी का होता था, ईस्ट इंडिया कंपनी को रिप्रेजेंट करता था। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी तो खत्म, मतलब पॉलिटिकल इंटरफेरेंस खत्म, तो गवर्नर जनरल की पोस्ट भी खत्म। तो अब जो वाइसराय होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, क्वीन को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो इसलिए वाइसराय की पोस्ट को लाया गया था कि वाइसराय का मतलब क्या होता है, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द क्वीन होता है, या रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द किंग होता है। ठीक है, और गवर्नर जनरल का मतलब रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कंपनी हुआ करता था। तो ये फर्क है दोनों के बीच में, ध्यान रखिएगा जब भी गवर्नर जनरल या वाइसराय की बात होगी। ठीक, इसके बाद में अगर बात करें हम लोग कंपनी का शासन, ब्रिटिश राज का प्रत्यक्ष शासन यहाँ से शुरू हो गया। जैसे हम लोग ने बात की, इसकी पहले घोषणा लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद में एक दरबार लगाया था बड़ा सा, और इस दरबार के अंदर, इलाहाबाद दरबार में एक घोषणा की थी कि भारत में अब जो होगा वो पूरी तरीके से क्वीन विक्टोरिया का या महारानी विक्टोरिया का रूल होगा, उन्हीं का अधिकार पूरे भारत में होगा। ठीक है, इसीलिए तो कैनिंग अच्छे डिसीजन ले रहे हैं। आगे चलते, जो आपको दिख रहा है व्युत्पत्ति सिद्धांत हटा लो, किसके फेवर में, भारतीयों के फेवर में। भारतीयों के फेवर में तो है, क्योंकि जो कमियां हुई थी इन्होंने सब किसके ऊपर थोप दी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर, और ये अपने आप को साफ सुथरा करना चाहते थे, इसलिए इन्होंने ऐसा करना शुरू कर दिया। ठीक है, कार्यालय बनाया, जैसे मैंने बताया नहीं था कि आपको पोर्टफोलियो सिस्टम वगैरह जो इनिशिएट किया गया था, इसका एक परिणाम ये भी था। अंग्रेजों ने ये दिखाने की कोशिश करी कि भाई हम तो धार्मिक रूप से सहिष्णु लोग हैं और हम लोग चाहते हैं सब में एकता है। तो अंग्रेजों ने ये दिखाने के लिए क्या करा, भारत के अंदर जो भी रीति रिवाज हैं, जो भी कल्चर है, उन सबका सम्मान करा जाएगा आज से, ऐसा बोला। एक्चुअल में ये छुपी हुई बात थी, यहीं से प्रिंसिपल निकला था D&R का। ठीक है, जिसको हम लोग डिवाइड एंड रूल कहते हैं। ठीक है, बांटो और राज करो, यहीं से इन्होंने ये प्रिंसिपल इजाद किया। तो कभी अब आपसे पूछ लिया जाए कि अंग्रेजों ने भारत के अंदर बांटो और राज करो की नीति कब अपनाई, यहीं से। क्योंकि पूरे 1857 में एक चीज इनको बहुत खटती थी, और वो हिंदू मुस्लिम एकता खटती थी। इनको पता था कि अगर हिंदू मुस्लिम एकता 1857 की तरह अगले किसी रिवॉल्ट में अगर आ गई, तो फिर अब शायद हमें खुद को बचाना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि ये मूवमेंट, क्योंकि यूनाइट मूवमेंट नहीं था, तो शायद फेल हो गया। अगर ये यूनाइट मूवमेंट होता, इनको अच्छा लीडर मिल गया होता, तो हम लोग यहाँ कब के बाहर जा चुके होते, है ना। तो इन्होंने यहाँ से वो काम करना शुरू कर दिया, डिवाइड एंड रूल वाला। आगे चल के देखोगे लगातार कि इन्होंने कैसे कैसे पॉलिसीज बना के हिंदूज को बांटा और मुस्लिम्स को बांटा, अलग अलग तरीके से बंटवारा करना शुरू किया। चलिए आगे देखते हैं। प्रशासनिक परिवर्तन बहुत सारे किए गए इस समय में। गवर्नर जनरल से जैसे वाइसराय, ये प्रशासनिक परिवर्तन है। व्युत्पत्ति का सिद्धांत समाप्त कर देना प्रशासनिक परिवर्तन है। भारतीय शासकों के अधिकारों को मान्यता दी गई। ठीक है, शासक या जो भी रियासतें वगैरह होती थी, शासकों का मतलब भाई झांसी हो गया, अवध हो गया, उनको बोला गया कि भाई हम तुम्हारे ऊपर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नहीं लागू करेंगे, तुम्हें सम्मान के साथ तुम्हारा राज्य हम वापस लौटाते हैं। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें एक तरीके से दे दी। अब ये जो दत्तक पुत्र को सौंपने की छूट दी गई थी अपनी रियासतों को, ये भी बोल दिया, चलो ठीक है, हमें ये चाहिए कि आपका ओरिजिनल ही हो। ठीक है, आप किसी को भी लाके बैठाइए, हमको प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें ये लोग करने की कोशिश कर रहे थे। सैन्य पुनर्गठन,
सैन्य पुनर्गठन, यहाँ पे एक पील कमीशन बनाया गया था, पील आयोग बोलते हैं इसको, ठीक है। पील आयोग बनाया गया क्योंकि 83% भारतीय की सेना में भर्ती जरूर थे, लेकिन सारे सैनिक भारतीयों का साथ भी दे रहे थे, कुछ उसमें ऐसे भी थे। तो इन्हें ये भी दिख रहा था कि भारतीयों का साथ देने वाले भी लोग इन 83% में हैं, तो सेना को फिर से हम लोग को गठित करना पड़ेगा। मतलब इन्हीं सेना में से बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो आगे चल के हमको धोखा दे सकते हैं। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने बोला उत्तर प्रदेश की जो आर्मी है, उत्तर प्रदेश के लोग थे आर्मी में भर्ती, बनारस के एरिया के, बंगाल के लोग थे, दिल्ली के लोग थे, इन तमाम लोगों को हटा दिया, ठीक है, क्योंकि ये लोग रिवॉल्ट में शामिल थे, विद्रोह में शामिल थे। कैसे लोगों को रखा जाएगा, ऐसे लोगों को रखा जाएगा जिनका विद्रोह से कोई लेना देना नहीं था। दक्षिण भारत के कुछ लोगों को ले आइए, पंजाब के कुछ लोगों को ले आइए, निजाम्स को ले आइए, कश्मीर से ले आइए, या मराठास को इन्होंने नई आर्मी में भर्ती करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो ये पील कमीशन था, पील आयोग था, जब इसको लेके ये तमाम चीजें की, ठीक है। तो इम्पैक्ट ये था, पूरा का पूरा जो परिणाम हुआ उसकी बात हम लोग ने यहाँ पे कर ली। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आ गया था 1858 में, जिसने यहाँ पे क्या करा था, ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल को समाप्त कर दिया था, ठीक है। इसके अंदर देख लो, बता दे रहा हूँ, एंड ऑफ कंपनी रूल, एंड ऑफ कंपनी रूल हुआ 1858 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ठीक है। कंपनी के रूल को खत्म कर दिया गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। क्वीन विक्टोरियाज प्रोक्लेमेशन 1858, क्वीन विक्टोरिया को भारत की महारानी घोषित किया गया 1858 में, जब यहाँ पे इलाहाबाद दरबार हुआ था, ठीक है। तो ये उसी दरबार की बात हो रही है, इलाहाबाद के दरबार के 1858 में। एंड ऑफ मुगल्स एंड पेशवा 1858 के ही अंदर मुगल्स और पेशवा की पोस्ट को भी समाप्त कर दिया गया, ऑफिशियली समाप्त कर दिया गया। अभी तक मुगल और पेशवा का खासा रोल था नहीं कोई, लेकिन ऑफिशियली सिग्नेचर किसके होते थे, अभी भी मुगलों के हुआ करते थे। लेकिन इन्होंने क्या करा, अब जैसे ही विक्टोरिया के हाथ में रूल आया, मुगल पोस्ट समाप्त करी, पेशवा पोस्ट समाप्त कर दी, ठीक है। यहीं से बहादुर शाह जफर को उठा के रंगून भेज दिया गया था, जहां पे उनकी फाइनली मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो उसके बाद में पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल यहीं से शुरू हुई है, जैसा मैंने बताया आपको। तो इन्होंने इस पॉलिसी को अपनाया था। रेशियल एंटागोनिज्म, रेशियल एंटागोनिज्म का मतलब है, अब धर्म या फिर कलर के बेसिस पे इन लोगों ने जो शो किया करते थे कि हम आपसे भेदभाव कर रहे हैं, वो करना कम कर दिया, ठीक है, लोगों को दिखाने के लिए कि गोरे काले जैसा आर्मी के अंदर कोई भी ऐसा प्रावधान नहीं है, ऐसा इन्होंने करना कम कर दिया। पील कमीशन बताया मैंने अभी, नया आयोग बना पील कमीशन के फॉर्म में। और लास्ट क्या है, भारत के अंदर राष्ट्रवाद का उदय हो गया 1857 के विद्रोह की वजह से, ठीक है। तो ये कुछ कॉन्सिक्वेंसेस हैं या फिर कुछ परिणाम हैं जो 1857 के विद्रोह की वजह से भारतीय लोगों पर देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये सारे परिणाम याद रखिएगा, क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है, ठीक है। एक क्वेश्चन और कई समय से बार बार पूछे जा रहे हैं वनडे एग्जाम्स में, इस तरीके के, उसको मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, आप लोग लिख लीजिए। किताबों के नाम है, 1857 से रिलेटेड किसने क्या क्या बातें लिखी हैं, वो सब बातें यहाँ पे लिखी गई। ऐसी बहुत सारी किताबें और प्रोवर्ब्स हैं, प्रोवर्ब्स भी हैं बहुत सारे जिसके बारे में पूछा जाता है बार बार, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा, जो शायद आगे पूछी जा सकती हैं, उन्हीं को सिर्फ मेंशन किया गया है यहाँ पे। इनको कहीं पे भी आप नोट कर लीजिए। फोटो से अच्छा लिखा तो फायदा होता है, उन्हीं लोग का फायदा है। फोटो तो क्या, मैं तो नोट्स दे दूंगा, प्रॉब्लम क्या है, ऐसे लिख लो हाथ से एक बार तो आप लोग को मेमोराइज हो जाता है।
सारे राइटर्स का नाम लेके आप इन बुक का नाम लेके आंसर्स में यूज कर सकते हो अपने। कुछ भी अगर आपको 1857 से रिलेटेड याद आ रहा हो तो आप उनका नाम लेके वहाँ पे यूज कर सकते हो। कोई जाके पूरी किताब नहीं पढ़ता है कि हाँ ये स्टेटमेंट इन्होंने बोला है, ठीक है। तो कहीं पे भी अगर याद ना आ रहा हो, कुछ कोई दिक्कत हो रही हो, तब जाके आप उसको यूज कर सकते हो। नहीं घूमने जा अरे मैं जा रहा था, तुम कहाँ जा रहा था? लिख लिया होगा तब तो उम्मीद है। बचा नहीं हो ही गया। चलो जितना पढ़ लिया है ना तुम लोग ने, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी तो लगाओगे, है ना? कुछ है? क्या नहीं है? बैठे हैं तुम? कुछ नहीं कह रहे, देखो। देखो सर हिंदी में निकाल दो। अरे समझा दीजिए, हिंदी में बात नहीं है। सोशल रिलीजियस तो समझते हो ना, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? सामाजिक और धार्मिक कारणों की बात हो रही है। तो पूछा जा रहा है कौन से सामाजिक धार्मिक कारण हैं जिनकी वजह से लोगों के अंदर 1857 का विद्रोह उठा। ठीक है, अब कारण देख लो, पूछ रहा है आपसे। पहला कारण दे रहा है एक्टिविटीज ऑफ क्रिश्चियन मिशनरीज। क्रिश्चियन मिशनरीज कारण थे। क्रिश्चियन मिशनरीज समझ लो, जो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करवाते हैं। ठीक है, दूसरा है अटेम्प्ट टू ब्रिंग सोशल रिफॉर्म। इन्होंने सामाजिक जो रिफॉर्म थे या सुधार थे उनको लाने की कोशिश करी। ठीक है, क्या सामाजिक सुधार लाए थे ये लोग? नहीं लाए थे।
टैक्सेशन ऑफ मॉस्क एंड टेम्पल लैंड्स, इनके ऊपर इन्होंने टैक्स लगाया था, ठीक है, मंदिरों मस्जिदों के ऊपर टैक्स लगाया करते थे। उसके बाद रेशियल सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स ऑफ ब्रिटिशर, ठीक है, कलर के बेसिस पे अपने आप को सुपीरियर समझते थे। तो बताओ कौन सा सही है? तो सही है ऑप्शन एसीडी था। हिंदी में एबीसीडी कैसे? कॉन्फिडेंस नहीं आता ऐसा उत्साह वाला। अच्छा, इसमें कॉन्फिडेंस नहीं आता। चलो कल से मैं ट्रांसलेट करके ले आऊंगा तुम्हारे कॉन्फिडेंस के लिए। फिलहाल मैंने समझा दिया ना, क्वेश्चन तो समझ आ गया होगा कि पूछ क्या रहा है कि सामाजिक धार्मिक कौन से कारण है जिसकी वजह से लोगों के अंदर विद्रोह उठा। पहला कारण बोल रहा है कि भारत में क्रिश्चियन मिशनरीज ने क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करना शुरू कर दिया होगा। दूसरा बोल रहा है कि भारत में उन्होंने सोशल रिफॉर्म करना शुरू, सामाजिक सुधार करना शुरू कर दिए थे। तीसरा बोल रहा है मस्जिदों पे मंदिरों पे इन्होंने टैक्स लगाना शुरू कर दिया। सर ये बात किसके भी आप पे हो रही है? हाँ, मतलब किसकी बात हो रही है? 1857 की बात। 1857 की। तो ये टेम्पल टैक्स नहीं लगाया नहीं लगाया, उन्होंने कोई टैक्स नहीं लगाया। अभी तो पढ़ा हमने एक कारण में से बड़ा सा लंबा सा सर मंदिरों पे नहीं लगाया था। दोनों पे लगा। मैंने बोला था रिलीजियस प्लेसेस पे टैक्स लगाते थे, बोला था मैंने, सिर्फ चर्च को छोड़ के लगाते थे। सर वो तो रिलीजियस में आ जाता है, चर्च भी, चर्च कोई अलग थोड़ी। हाँ, चर्च को नहीं लगाया। क्वेश्चन तो देखो, चर्च तो ईसाई भी क्यों लगाएगा? लेकिन सर यहाँ पे बात तो हम जब करेंगे कि अगर सारी चीज जब रिलीजियस की बात करते हैं तो उसमें सभी धर्म आ गए। रिलीजियस मैंने इसीलिए वहां पे वर्ड लिखा हुआ था, रिलीजियस प्लेसेस पे इन्होंने टैक्स लगाया। तभी मैंने क्लियर किया आपको कि इन्होंने मंदिरों पे और मस्जिदों पे लगाया, चर्च पे नहीं लगाया। इसलिए मैंने वहीं क्लियर किया। मैं उस बात को नहीं कह रहा कि क्लियर नहीं किया, मैं इस बात को कह रहा हूँ क्वेश्चन की जो भूमिका है वो तो ये कह रही है ना रिलीजियस की हम बात कर रहे हैं, तो सारे धर्मों की बात कर रहे हैं। नहीं तो जब चर्च पे लगाया ही नहीं तो इन्होंने चर्च दिया ही नहीं, इन्होंने लिखा है मंदिरों पे और मस्जिदों पे लगाया। अगर आपको लग रहा है सही है तो आप सही लगा दीजिए, आपको लग रहा है गलत है तो आप गलत लगा दीजिए, है ना? वो आपकी थिंकिंग के ऊपर है, आपको क्या लगता है। ठीक, देखो ऑप्शन A B C, all of the above, only C, C and D। ऐसे D तो है ही नहीं। All of the above। सोशल रिफॉर्म किए सर इन्होंने, मतलब क्या वो खत्म करा विवाह सभी मुद्दा किया था, विरोधी मैरिज किया, चाइल्ड मैरिज वाला किया। अब किया इन्होंने, भारतीयों को नहीं पसंद आया, उसमें क्या कर सकते हैं? आप सामाजिक सुधारे। भारत के अंदर बहुत ज्यादा ऐसे गवर्नर भी आए हैं जो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन किया करते थे, ऐसे बहुत सारे। लॉर्ड रिपन का नाम सुनोगे आप इसके अंदर। उनको भारत से बाहर जाने नहीं दे रहे थे भारतीय लोग। जब उनको यहाँ से हटाया जा रहा था तो लोगों ने प्रोटेस्ट किया कि नहीं, हमें तो रिपन ही चाहिए अपना गवर्नर। तो ये भी भारत के अंदर हुआ है। अगर आप अंग्रेज पढ़ रहे हो तो ये नहीं कि उनको नेगेटिव ही पढ़ो, सिर्फ और सिर्फ सब इन्होंने गलत ही किया, ऐसा भी नहीं है। अगर ये गलत करते सारा तो शायद डेवलपमेंट इतना नहीं हो पाता, ग्रोथ इतनी नहीं हो पाती। तो वो भी तो देख के चलना है साथ में। तो बताओ क्या होगा आंसर? ऑल ऑफ दी। ओहो टेक्नोलॉजी। चलो, व्हाई वर द सिपाही डिस्कंटेंट, मतलब सिपाहियों ने विद्रोह क्यों किया? पहला कारण, they had to cross seas to serve, इन्हों समुद्रों को पार करना पड़ता है। दूसरा, lesser emoluments, मतलब इनको अंग्रेजों के मुकाबले कम समझते और कम आता जाता था, कम तनख्वाह दी जाती थी, ठीक है। तीसरा बोल रहा है रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, धर्म और कलर के आधार पर भी इनके साथ भेदभाव। चौथा, they were allowed to wear sectarian marks and hence religion was supported in the army। बोला जा रहा है माथे पर तिलक लगाना अलाउड नहीं था। अगर भारतीय कोई व्यक्ति सेना के अंदर जाता था तो उसको तिलक लगा के जाना, टोपी लगा के जाना अलाउड था, ऐसा बोला जा रहा है। आज के टाइम में अलाउ है? अभी है नहीं है अलाउ। एग्जैक्टली, सिख लोगों को सिर्फ पगड़ी बांधना अलाउ है।
उसके अलावा आर्मी के अंदर आप जाओगे अगर, टोपी पहनना, तिलक लगाना, आर्मी की ड्रेस ऐसी चीजें अभी भी अलाउ नहीं है, ठीक है। तो वो आर्मी के अंदर धर्म का हस्तक्षेप ना हो, लेकिन ऐसा किया जाता है। फिर अगर धर्म का हस्तक्षेप नहीं होगा तो सर ये रेजिमेंट क्यों बनाई गई है? सिख रेजिमेंट बन रही है हमारी, और ये धर्म के बेसिस पे नहीं बनाई सर। धर्म सर एक वो तो जा रहा है ना, मैसेज तो जा रहा है सिख रेजिमेंट, हाँ। इसमें सिखों की भर्ती हो रही है। हाँ। जाट रेजिमेंट, इसमें एक जाट भरे जा रहा है। तो सर जब वो अगर वॉर के लिए जाएंगे तो सर अपना वो भी लगाएंगे। हम जैसे कि वैसे तो वॉर देखी नहीं है, फिल्मों में ही देखा है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा अब एक बात बताओ, आपको एक ब्रांड है, अब वो ब्रांड का नाम ही सिख है, तो आप उसमें कैसे चेंज कर सकते हैं? सिख एक ब्रांड, सिंबल भी दिखाई देता है हमें। सिख रेजिमेंट एक ब्रांड है क्योंकि सिख सबसे ज्यादा आर्मी में पार्टिसिपेट करते थे, जाट सबसे ज्यादा आर्मी में जाते थे, बंगाल नेटिव इन्फेंट्री सबसे ज्यादा आर्मी में जाती थी, इसलिए उनकी इन्फेंट्री के नाम रख दिए गए उसके बेसिस पे। रिलीजियस का तो कोई नहीं, उसमें रिलीजन का बिल्कुल भी मैटर नहीं, एकदम नहीं, बस उनकी पॉपुलैरिटी के बेसिस पे वो नाम दिए गए और कोई दूसरा नहीं, ठीक है। चलो बताओ, सब सही है? नहीं, एबीसी सही है? ऑलरेडी या सी एंड डी? एबीसी, चलो एबीसी सही है, ओनली डी गलत है। ऑलरेडी गलत है। तुम यही पढ़ना क्वेश्चन में, अपने गलत करा दिया, कहना मास्टर गलत पढ़ा दिया था। फाइंड द इनकरेक्ट मैच फॉर द सेंटर एंड द रिवोल्ट, ठीक है। सर आगे मैं सोच कर सर इनकरेक्ट वाला तो तुम पहले क्वेश्चन इनकरेक्ट सोच के पुराना वाला लखनऊ से का मतलब क्या क्या सही है बताओ? बरेली का गलत है, खान बहादुर है बरेली। बरेली से खान बहादुर है, चलो डी गलत है। और कौन सा सही है? बाकी सब सही है। बाकी सब सही है, तो इनकरेक्ट पूछा है, डी चला जाएगा। चलो ठीक है, इनकरेक्ट का मतलब कौन सा इसमें से गलत है? कुंवर सिंह कहाँ से थे? केवल डी कुंवर सिंह कहाँ से थे? सर कुंवर सिंह बिहार से, ठीक है। और बिहार में भी याद रखिएगा जगदीशपुर एक जगह है, वहां से, ठीक है। बरेली में बहादुर खान थे। अगला देखिए, which among the following is not true about the revolt? विद्रोह के बारे में कौन सा सही नहीं है? ठीक है, पूछा जा रहा है विद्रोह के बारे में कौन सा सही नहीं। पहला ऑप्शन, the revolt was made by communal right. रिवोल्ट में बहुत ज्यादा धार्मिक दंगे हुए, पहला धार्मिक दंगे हुए पूछा जा रहा है पहला, ठीक है। और पूछा जा रहा है कौन सा सही नहीं। There was complete cooperation between Hindus and Muslims at the levels. हिंदूज और मुस्लिम के बीच में, लोगों में, सिपाहियों में और नेताओं में, सबके बीच में यूनिटी थी, ठीक है। दूसरा हो गया। तीसरा पूछ रहा है काउ स्लैटर वाज बैंड, ठीक। बोला जा रहा है कि इसी रिवॉल्ट के दौरान काउ स्लॉटर, गौ हत्या को बैन कर दिया गया था। चौथा, रिबेल्स एक्नॉलेज्ड बहादुर शाह जफर एज द एम्परर, और उन्होंने बहादुर शाह जफर को अपना नया शासक मान लिया था। तो पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है, नॉट ट्रू लिखा हुआ है। सर पहला ऑप्शन दे दीजिए सर। ऑप्शन ही तो है, नीचे जगह ही नहीं है, इतना लॉजिक लगा लो, नीचे जगह ही कहाँ है? पहला गलत है। पहला गलत है सबके हिसाब से, दूसरा सर क्योंकि द रिवॉल्ट वाज मैरिड बाय सर, उसमें किसी भी मतलब हिंदू मुस्लिम सारे लोग सब मिलकर आए थे। हाँ, सेकंड ऑप्शन तो गलत हो ही नहीं सकता ना। सेकंड तो यूनिटी की बात कर रहे हो, यूनिटी थी, ये तो मैं बता रहा था। सबसे ज्यादा अंग्रेजों को चुभा क्या, ये तो चुभा था कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी। हाँ, तो हिंदू मुस्लिम यूनिटी थी तो फिर धार्मिक दंगे कैसे होंगे? नहीं होंगे ना। तो पहला वाला गलत, ठीक है। तो फर्स्ट वाला गलत है इस बेसिस पे। नेक्स्ट देखिए, व्हाई डिड द रिवॉल्ट ऑफ 1857 फेल? क्यों असफल हो गया 1857 का दो बंदे सीमित संसाधन। बहुत ऑप्शन ना दूं। It was not joined by certain groups and classes. कुछ ग्रुप और क्लास ने इसको ज्वाइन नहीं किया, इसलिए फेल हो गया। दूसरा, मॉडर्न एजुकेटेड इंडियंस looked at its
बैकवर्ड लुकिंग। उन्होंने इसको बैकवर्ड लुकिंग माना, मतलब ऐसा माना कि ये बहुत पिछड़ा मूवमेंट है। इन्होंने जो आगे चल के मॉडर्न एजुकेटेड इंडियंस हो गए थे, है ना, मॉडर्न एजुकेटेड इंडियन पढ़ लिख गए थे, वो अपने आप को काबिल समझने लगे थे, ये मान लो बस, ठीक है। उन्हें लगा 1857 का रिवॉल्ट बहुत पुरानी चीज हो गई, अब ये लड़ाइयाँ दंगों का कोई मतलब नहीं है, अपना डेवलपमेंट पे फोकस करो, अंग्रेज डेवलपमेंट कर रहे हैं, ये कहते हुए सपोर्ट किया उन्होंने, ठीक। तो ये दूसरा कारण है। तीसरा है इंडियन सोल्जर्स वर वेल इक्विप्ड। भारतीय सोल्जर के पास बहुत अच्छे हथियार थे। There was a coherent ideology during the revolt. रिवोल्ट के दौरान coherent ideology थी या नहीं? coherent का मतलब सबकी समान आइडियोलॉजी थी या नहीं थी? तो बताओ इसमें से कि कौन से कारण है किसकी वजह से फेल हो गया 1857 का रिवोल्ट? पहला फिर से बता देना, इट वाज नॉट ज्वाइंड बाय सर्टेन ग्रुप्स एंड क्लासेस। कुछ क्लास और ग्रुप ने ज्वाइन नहीं किया इसलिए फेल हो गया। बिल्कुल सही। दूसरा बोल रहा है कुछ इंडियंस ने इसको, एजुकेटेड इंडियंस ने इसको पिछड़ा हुआ माना इसलिए फेल हो गया, ठीक। तीसरा बोल रहा है इंडियन सोल्जर बहुत वेल इक्विप्ड थे, अच्छे हथियार थे, इसलिए फेल हो गया। ये तो गलत ही हो जाएगा, अच्छे हथियार तो थे ही हमारे पास में, है ना। There was a coherent ideology during the revolt. सबकी आइडियोलॉजी लगभग समान थी। अब ऑप्शन ए और बी, सी नहीं होगा ना सर? नहीं, एक उनके पास जिसके पास तलवारें थी वो तलवारों से लड़ा रहा था। हाँ तो वेल इक्विप्ड नहीं थे, वेल इक्विप्ड तो नहीं बोलते, वेल इक्विप्ड नहीं बोलते, अच्छे हथियार नहीं थे, तलवारें इस समय में अच्छा हथियार नहीं कर रहे हैं सर। अच्छे तो थे हाँ। लेकिन उस माहौल के हिसाब से नहीं थे, समय के हिसाब से अब वो अच्छे हथियार नहीं थे, ठीक है। चलो पानी पी लो जल्दी। हाँ क्या है?